आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में जिनकी विशेष रिक्वेस्ट पे हम इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वह संस्था है SIPRH अमरोहा। SIPRH अमरोहा के कोलैबोरेशन में उनके साथ उनकी विशेष रिक्वेस्ट पे हम इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ हमारे उपनिदेशक अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के उपनिदेशक आदरणीय श्री ललित नारायण सर उपस्थित हैं और हम सभी आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर हमारे साथ जुड़े हैं और आज सर की इस विषय पर विशेषज्ञता के द्वारा हम जो ज्ञान अर्जित करेंगे उसे हम अपनी फील्ड में जो विशेष बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रन हैं, उनके साथ हम इसको प्रयोग कर पाएंगे। आप सभी को CRC लखनऊ सादर प्रणाम करता है, आप सभी का सादर अभिवादन करता है। इस कार्यक्रम से पहले कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन मैं आपको बता दूं। प्लीज आपसे निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम के बीच में आप प्रेजेंट का बटन ना दबाएं और अगर आप प्रॉपर पोस्चर में नहीं है तो प्लीज कोशिश करें कि आप अपनी वीडियो को बंद कर दें और अपना जो प्रेजेंट का बटन है वो भी ना दबाएं, क्योंकि प्रेजेंटेशन होने से प्रेजेंट का बटन दबाने से हमारे जो वक्ता हैं उनकी प्रेजेंटेशन चली जाती है और उससे हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप चैट बॉक्स में, हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें अपना ईमेल, अपना कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी साझा ना करें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कृपया अपने प्रश्नों को हमारे साथ साझा करें और हमारे एक्सपर्ट उन प्रश्नों का जवाब आपको जरूर देंगे। साथ साथ में आपसे यह भी निवेदन रहेगा कि बीच में जब प्रोग्राम चल रहा है तो सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपको पूछना है तो कार्यक्रम के अंत में एक समय होगा जिसमें आप सर्टिफिकेट के बारे में पता कर सकते हैं और वो जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसके बाद में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ में CRC लखनऊ के डायरेक्टर सर आदरणीय रमेश पांडे सर जुड़ चुके हैं। आपसे ठीक 2 मिनट बाद हम इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। सर आपको सादर प्रणाम। तो आपसे यही निवेदन रहेगा आज के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भी हमारा डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी विशेषज्ञता, उनके द्वारा जो भी बताया जाए उसको अर्जित करके हम अपनी फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। हमारे साथ में आदरणीय जगदीश गुप्ता सर भी जुड़े हुए हैं। सर को मैं CRC लखनऊ की ओर से सादर प्रणाम करता हूं सर, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जैसा कि हमारा तय समय है 2 बजे, 2 बज चुके हैं। मैं फिर से CRC लखनऊ की ओर से हमारे विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से, हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की ओर से आप सभी प्रतिभागियों को सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं।
धन्यवाद विकास जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का फैकल्टी हाँ कुछ कह रहे हैं सर? प्लीज आप अपना माइक कहिए। म्यूट कर लें। प्लीज आपसे अनुरोध है, आप अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को विधिवत चला सकें। आज का यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन होम बेस्ड मैनेजमेंट फॉर सेरेब्रल पॉल्सी विषय पर आयोजित किया जा रहा है और यह प्रोग्राम SIPRH अमरोहा के विशेष आग्रह पर हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके यह प्रोग्राम आज कर रहे हैं आप सभी के समक्ष। आज के इस प्रोग्राम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के उपनिदेशक आदरणीय श्री ललित नारायण सर। ललित नारायण सर को CRC लखनऊ की ओर से सादर प्रणाम करता हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे क्लिनिकल असिस्टेंट श्री संतोष कुमार सर से। संतोष कुमार सर आए और हमारे निदेशक और हमारे मुख्य वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्री संतोष कुमार सर। धन्यवाद विकास जी। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC लखनऊ द्वारा आयोजित इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में टॉपिक रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन होम बेस्ड मैनेजमेंट फॉर सेरेब्रल पॉल्सी में मैं संतोष कुमार आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम वर्तमान समय में घर पर ही रहते हुए कैसे अपने CP बच्चों को व्यायाम के रूप में थेरेपी के ऊपर आधारित है। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं CRC लखनऊ के ऊर्जावान निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे जी का। मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ललित नारायण, डिप्टी डायरेक्टर तथा सीनियर फैकल्टी ऑक्यूपेशनल थेरेपी PDDU NIPD नई दिल्ली। आपने IPH में काम करने से पूर्व आपने एम्स नई दिल्ली में भी कार्य किया है। आप एक कुशल व्यवसायिक चिकित्सक के साथ साथ एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हमारे प्रथम पायदान का मैं आरंभ करते हुए के निदेशक जी का और अपने संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसका आयोजन हम लोग CRC लखनऊ और SIPRH अमरोहा के साथ के संयुक्त तत्वाधान कर रहे हैं। इस वेबिनार में आज हमारे साथ हमारे रिसोर्स पर्सन और चीफ स्पीकर ललित नारायण जी डिप्टी डायरेक्टर हैं IPH के और सीनियर फैकल्टी हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के। ललित सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं CRC की तरफ से, हमारे सभी ऑफिसर्स की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, बेनिफिशियरी की तरफ से और साथ ही साथ हमारी कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन जो है आज के SIPRH अमरोहा की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत सीनियर लोग भी जुड़े हुए हैं। जगदीश गुप्ता सर, आपका भी स्वागत करता हूं। नसीम साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ त्रिपुरा CRP के डायरेक्टर भी जुड़े हुए हैं। राजीव सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। आज हमारे साथ जो अभी तक 250 लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत करता हूं और जितने लोग हमारे इस सेशन को लाइव देखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उन सभी का भी उन सभी के प्रति आभार और उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं।
हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इस प्रोग्राम के, शंकर गणेश जी, आपका, संतोष जी, अमित जी और विकास, आप सबके प्रति भी मेरा आभार और इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन होम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। हम सभी देख रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो वो है पेरेंट्स और उनके दिव्यांग बच्चे। अब ऐसे समय में जब हर स्टेट लॉकडाउन्स और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं, ऐसे समय में होम बेस्ड मैनेजमेंट एक इफेक्टिव तरीका है जिससे हमारे बच्चों को एंगेज किया जा सके। उनकी जो ऑन गोइंग थेरेपीज हैं उसको प्राइमरीली जेनेरिक रूप से सस्टेन किया जा सके और उन बच्चों को मीनिंगफुली उनके कम्युनिटी में, उनके आसपास, उनके घर में, उनकी फैमिली में, उनकी सिबलिंग्स के साथ और पेरेंट्स के साथ मीनिंगफुली एंगेज किया जा सके। ऐसे ऐसे बहुत कठिन दौर में होम बेस्ड मैनेजमेंट किसी भी एस्पेक्ट का हो, वो बहुत ज़रूरी है। और हमने ये देखा है, हमने ये जाना है और हमारे डे टू डे प्रैक्टिसेस में हम ये देखते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ललित नारायण जी बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, वो इस पूरे विषय पर प्रकाश डालेंगे और हमारे जो पेरेंट्स और जो प्रोफेशनल्स जुड़े हैं वो इन बातों को सीख के फिर अपने अपने एरियाज में जहाँ कहीं भी आप लोग सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं वहाँ यहाँ की सीखी हुई बातों को प्रसारित करेंगे। और जो हम लोग वेबिनार और जो भी ये ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये सारे कम्युनिटी ड्रिवन हैं। पेरेंट्स ही हमें, कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स ही हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इन विषयों पर प्रोग्राम करना है और हम कोशिश करते हैं कि देश के सभी जो उस विषय के सम्मानित वक्ता हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोग लेकर आएँ। उसी के क्रम में मुझे लगता है कि आज हम लोग विगत 3 महीनों में करीब करीब 60 के आसपास हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम करने में सफल रहे हैं और आगे भी सीआरसी लखनऊ का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का, जितने भी डिग्निटरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। SIPRH संस्थान को मैं अपने सीआरसी लखनऊ के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देता हूं। ललित जी फिर से स्वागत करता हूं और हमारे सीआरसी लखनऊ के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं, ललित जी के उद्बोधन से हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबके प्रति फिर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री ललित नारायण सर से कि सर आए और अपनी विशेषज्ञता से हम सभी को अभिसिंचित करें ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें और उसको अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकें। आदरणीय श्री ललित नारायण सर। सर, ललित नारायण सर, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आदरणीय श्री ललित नारायण सर। विकास सर। जी 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 सर। वो ललित सर अभी हमसे जुड़ रहे हैं, कुछ वो है टेक्निकल इशू है तो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर। ओके ओके ठीक है। आदरणीय ललित नारायण सर हम लोगों से जुड़ रहे हैं और निश्चित ही यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोगों के लिए विशेष होने वाला है और इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे और अपनी फील्ड में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। या भरोसा या विश्वास हमारा इस कार्यक्रम को लेकर है। हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं निश्चित ही वो हमारे द्वारा जो भी
हमारे विशेषज्ञ द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाएगा उसको अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सर कुछ ही देर में हम लोगों से जुड़ रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर एग्जिट हो गए हैं। अभी कुछ ही देर में सर हमसे जुड़ने वाले हैं। आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपनी ईमेल आईडी कृपया न डालें, क्योंकि जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है तो उस टाइम हमें क्वेश्चन पिक करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। आदरणीय सुमित सर, क्या ललित सर हमसे जुड़ चुके हैं? अभी नहीं सर, अभी नहीं सर जुड़े। विकास जी, आईपीएच के आईटी लेवल पे कुछ दिक्कत वहां आ रही है। अभी ठीक है जुड़ सर, रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अभिप्रिया शर्मा, प्लीज अभिप्रिया शर्मा, आपने प्रेजेंट किया हुआ है, प्लीज अपना प्रेजेंटेशन टर्न ऑफ करें प्लीज। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे विशेषज्ञ, हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ में अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। निश्चित ही कुछ मिनट में वो हमारे साथ उपस्थित होंगे। आप सभी से इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी से अनुरोध करूंगा कि प्लीज प्रेजेंटेशन। ललित सर जुड़ चुके हैं हमसे। ठीक है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री ललित नारायण सर से कि वो आए और अपनी विशेषज्ञता से हम लोगों को अभिसिंचित करें। आदरणीय ललित नारायण सर। नमस्कार, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी जी, सबको नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। एंड आज का जो टॉपिक है वो होम बेस्ड मैनेजमेंट है सेरेब्रल पैल्सी पे। तो आज इस प्रोग्राम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सारे हमारे सीनियर्स, हमारे कुलीग्स, स्टूडेंट्स एंड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे डायरेक्टर सीआरसी रमेश सर ने दिया है उसके लिए मैं स्पेशली रमेश सर का जो है थैंक्स बोलना चाहूँगा। और जो सीआरसी के जितने भी लखनऊ के स्टाफ्स हैं जो इस प्रोग्राम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में सम्मिलित हैं उन सबको मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। और इस प्रोग्राम में आज के वेबिनार में जितने भी रिहैब प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड और जितने भी हैं उनको मैं इस प्रोग्राम के लिए वेलकम करना चाहूँगा। और मैं इस प्रोग्राम में आज का जो टॉपिक है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करूँगा। इसमें हमारे बहुत सारे जो भी श्रोता हैं या दर्शक हैं वो हमारे टीचर्स के रूप में भी हैं और स्टूडेंट्स के रूप में हैं। तो मैं अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस को आज इस वेबिनार के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है
स्लाइड विजिबल है? यस हेलो, सर, आवाज आ रही है? यस सर, विजिबल है। विजिबल है, थैंक यू। मैं जस्ट आरंभ कर रहा हूँ। आज के जो टॉपिक में जनरली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट से बिलोंग्स करता हूँ। बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन सीआरसी लखनऊ से मिला ही होगा। बेसिकली मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और प्रेजेंटली मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ। और इस इंस्टीट्यूट का और इस प्रोफेशंस का मेरे ऊपर जो दायित्व मिली है वो आपके सामने मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज की टॉपिक सेरेब्रल पैल्सी होम बेस्ड मैनेजमेंट है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है, जरूरी है कि सेरेब्रल पैल्सी है क्या, सेरेब्रल पैल्सी किस कारण से होता है, सेरेब्रल पैल्सी के कॉजेज क्या हैं, सेरेब्रल पैल्सी के सिम्टम्स क्या हैं, और उस सिम्टम्स में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं या जितने भी अदर प्रोफेशनल्स हैं रिहैबिलिटेशन के, उनके रोल क्या है। तो एक एक करके मैं आपके समक्ष जो है अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। तो ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सेरेब्रल पैल्सी इज ए कंडीशन with several neurological complications that affects the brain development in infants. It causes abnormal movement in different parts of the body and varies in severity. The word cerebral palsy generally दो वर्ड से मिलके बना है, cerebral and palsy. Cerebral means refer to cerebellum and palsy means refer to paralysis. तो ब्रेन के एरिया में अगर सेरिबेलम वाला हिस्सा अगर उसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ, उस कंडीशंस में जो भी हिस्सा ब्रेन का डैमेज होता है और उनकी जो भी रिजल्टेंट न्यूनेटल्स में साइंस आते हैं उन्हीं को हम लोग सेरेब्रल पैल्सी कहते हैं। जनरली वर्ल्ड वाइज में देखा गया है कि सेरेब्रल पैल्सी जो है वो 1.4 to 4% 1000 लाइफ में ये देखा गया है। तो इसमें हम एज ए डेफिनेशंस के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सेरेब्रल पैल्सी इज मोस्ट कॉमनली डिफाइंड एज ए डिसऑर्डर ऑफ पोस्चर एंड मोमेंट्स। Just note down posture and movements that is non-progressive in nature. They are also be impaired in other symptoms of the body including visual perceptual difficulties and hearing difficulties. इसमें जब हम आगे ये बताएंगे कि जो इनकी एसोसिएट डिसेबिलिटीज है या हैंडीकैप्स है उसमें विजुअल और हेयरिंग प्रॉब्लम्स जो है सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में पाया जाता है। कंसर्न अबाउट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ विथ एसोसिएट feeding problems are common. They may also be cognitive difficulties presenting as global or a specific learning disability. A child with cerebral palsy is more likely than other children to have a fit or convulsions during his life. दूसरे तरह से हम अगर आपको सेरेब्रल पैल्सी के बारे में डिफाइन करना चाहेंगे तो इसमें जो 3 स्टेज है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, उसको इस तरह से अगर हम डिफाइन करते हैं कि सेरेब्रल पैल्सी इज नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर occurring during gestations. Gestations means before birth. Parturitions or the neonatal period with resultant abnormalities of the movement or the postures or both. Gestations means before the birth, parturitions during the birth, and neonatal after birth to 2 weeks to 28 days. Cerebral palsy is non-progressive disorder resulting from a variety of causes. It is mainly a dysfunctions of tone, postures and movement secondary to brain abnormality or damage and may also be associated with additional handicaps. अभी आपको आगे की स्लाइड्स में additional handicaps के बारे में भी हम आपको बताएंगे. Onset occurring before brain growth and development are complete that in form conceptions to the second birth. अब सेरेब्रल पैल्सी किस कारण से होता है ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जो बच्चे एबनॉर्मल डिलीवरी के टाइम में पैदा होते हैं तो उसके जनरली जो कॉजेज होते हैं वो हम ये देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका जो एज फैक्टर होता है, एज ऑफ द मदर्स, द बेस्ट पीरियड ऑफ द कंसेप्शन इज बिटवीन 20 and 30 years of the age. A very young teenage mother is likely to have problem due to biological immaturity. These are high risk group for abortions, premature delivery, giving birth to low birth weight babies, or
babies with chromosomal abnormalities etc. Above 30 years of the age, as the maternal age advance, they are the candidates for high risk pregnancy and delivery. They may face problem of difficulty, delayed delivery, babies born with chromosomal and other physical abnormalities. Thus, age of the mother play an important role in the delivery or a healthy normal baby. तो हमने इसमें देखा है कि जो कंसीव अगर लेडीज करती है तो उसकी जो एज पीरियड है 20 to 30 इयर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बेबी. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर बिफोर प्रेगनेंसी. हेल्दी मदर brings forth a healthy children. लार्ज फैमिली, जैसे हम लोगों ने पहले देखा है कि जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं उनका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि लिमिटेशंस ऑफ द फैमिली साइज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड. एज द बर्थ ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रंस इंक्रीज, दिस इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द इंक्रीज इन द रिस्क फैक्टर. फोर्थ इज द एडिक्शंस. जनरली क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है या आज के जो कल्चर्स हैं उस कल्चर्स के अकॉर्डिंग जो है एडिक्शंस की, जो ड्रग एडिक्ट की जो आदत होती है वो उसका भी कारण जो है ये एबनॉर्मल चिल्ड्रंस पे होता है. एनी एडिक्शन सच एज ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग एंड च्यूइंग ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन कैन डैमेज हजर्ड द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपिंग फीटस एडवर्सरी. उसमें क्या होता है, जैसे माइक्रोसिफिलस या लो बर्थ वेट, जो न्यूनेटल चाइल्ड होते हैं उसमें जनरली माइक्रोसिफिलस, हाइड्रोसिफिलस, लो बर्थ वेट जो है इसमें देखा जाता है. अब हमने आपको पहले बताया कि जो एक प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको हम लोगों ने 3 स्टेज में बांटा है, प्रीनेटल में, नेटल में और पोस्ट नेटल में. प्रीनेटल में जो क्या क्या कॉजेज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जनरली हम देखते हैं, तो उसमें है नो और पुअर एंटीनेटल चेकअप. जनरली जो मदर्स होते हैं कभी कभी इग्नोरेंस होती है कि उनका फ्रीक्वेंटली चेकअप या रूटीन चेकअप जो है वो नहीं कराती है. एबॉर्शंस, रिपीटेड, अटेम्प्टेड और थ्रेटन. पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ मदर, डायबिटीज, RH incompatibility, hypertension, convulsions, infections and STD. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको इस चीज का जो है अवॉइड करना चाहिए, और जनरली अगर डिटेक्ट होता है तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए. फिजिकल ट्रॉमा और इंजुरी, इमोशनल स्ट्रेस, ड्रग्स, इरेडिएशन, एडिक्शंस, पोटेंशियली हार्मफुल मेडिकेशंस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जैसे कभी कभी बच्चे ट्वाइंस और ट्रैपलेट्स हो जाते हैं. मैटरनल मेंटल इलनेस, सिस्टम पैथोलॉजी जैसे हार्ट डिजीज, किडनी, लीवर, जो अगर उसमें एसोसिएट प्रॉब्लम्स होती हैं मदर्स में तो ये भी इफेक्ट करता है सेरेब्रल पैल्सी के लिए. ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हाइपोक्सिया, लैक ऑफ द ऑक्सीजन. सेकेंड फेज है हमारा नेटल. नेटल मीन्स ड्यूरिंग द डिलीवरी के पीरियड में, अगर जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर अगर फुल टर्म डिलीवरी है 9 months 10 days समथिंग, उसके बाद अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जनरली इसमें यह देखा गया है कि प्रीमेच्योर मीन्स जो उनका फुल टर्म डिलीवरी है, अगर उसके पहले जैसे 7 months में 8 months में अगर प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, तो ये भी एक कॉजेज होता है. पोस्ट मैच्योर मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बताया था, डिफिकल्टी एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर, फोर्सेप्स डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ब्लीडिंग ड्यूरिंग द डिलीवरी, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस, प्रॉब्लम्स कॉर्ड around the neck, unhygienic delivery and convulsions during the pregnancy. पोस्ट नेटल में जैसे बच्चे मान लीजिए, जनरली क्या होता है कि हमें ये देखना होता है और मदर को ये चीज पता हो जाती है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मदर जो है टाइम टू टाइम चेकअप नहीं कराती है. तो कंसीव होने के साथ मदर्स जो है जनरली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है और फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब उनका पहले दिन से उनको बच्चे के हर मूवमेंट, फीटस के 3 months के जो फीटस होते हैं उनकी एक एक्टिविटीज जो है मदर्स को पता होता है थ्रू द गायनेकोलॉजिस्ट. क्योंकि आजकल बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे डेवलप कर गए हैं कि जैसे अगर फीटस का MRI है, उनकी हार्ट ब्रीड है, ये सब सारे चेकअप जो है
गायनिकोलॉजिस्ट करती है। तो मदर को पहले से पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मान लीजिए प्रीनेटल कॉजेज में एवरीथिंग इज ओके और अगर डिलीवरी के टाइम में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ये पोस्ट नेटल कॉजेज है, मतलब फ्रॉम द बर्थ टू 18 ईयर्स ऑफ द एज, अगर इस टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी एक कॉजेज है आपका सेरेब्रल पैल्सी के लिए। उसमें हमने देखा है कि जैसे डिलेड बर्थ कराए, जिस तरह से बच्चे अगर मान लीजिए डिलीवरी के टाइम में अगर 5 मिनट्स तक अगर वो बच्चा नहीं रोता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो चांसेस होते हैं कि ये जो चाइल्ड है वो सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। लो बर्थ वेट मींस लेस देन 2.5 किलोग्राम्स, प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर, कलर ऑफ द बेबी, एक्टिविटी ऑफ द बेबी। उसमें एक्टिविटी ऑफ बेबी जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो या तो डल होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, या उनके अंदर जो है फिट्स की प्रॉब्लम होती है, ट्रॉमा हो जाता है। और हम इसमें जनरली ये देखते हैं कि फीडिंग प्रॉब्लम्स में होती है, जैसे बच्चे के पैदा होने के बाद उसमें वोमिटिंग टेंडेंसी भी आ सकती है, सकिंग और सॉलोइंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको बार बार कन्वल्सन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो सकती है और डेवलपमेंटल डिले। यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे फोकस ये करना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंटल डिले है ये सबसे पहले मदर्स को पता चलता है कि अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उस कंडीशंस में मदर्स को पहले दिन से बच्चे की एक्टिविटीज, अगर मान लीजिए उनको गायनिकोलॉजिस्ट या नर्स अगर नहीं बताती है तो मदर्स को ये पता चलता है बच्चों की ऑब्जर्वेशन से। अगर आई बॉल की मूवमेंट नहीं हो रही है या सकिंग रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है या उनके जो है प्रीमेरली रिफ्लेक्सेस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मदर्स को पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है। तो उस कंडीशन में हम लोग डिलेड माइलस्टोन्स को जो है के अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा एबनॉर्मल है या नहीं है। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज में हम देखते हैं माइक्रोसिफिलस, हाइड्रोसिफिलस, एबनॉर्मलिटीज ऑफ द लिम्स। कभी कभी किसी बच्चों में हमने देखा हो कि उनकी लिम्ब शॉर्टनिंग हो जाती है, उनके जो लिप्स होते हैं वो कट के निशान होते हैं, विजुअल प्रॉब्लम होती है, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट होती है, उसमें सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट में कार्डिक और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होता है। इन्फेक्शंस एंड सेप्टिसीमिया, दैट इज कॉल्ड द इन्फेक्शंस ऑफ द ब्लड। प्रीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल कॉजेज के साथ साथ एक हमारा साइकोसोशल कॉजेज भी है, जिसमें जैसे है कि रिलेटिव इनफर्टिलिटी, अगर किसी में मान लीजिए जनन प्रतिक्रिया नहीं है या किसी को हम लोग एक लो लैंग्वेज में जैसे बांझपन बोलते हैं, तो वो भी एक कारण है ये सेरेब्रल पैल्सी के लिए। रिपीटेड एबॉर्शन, कंसेप्शंस आफ्टर मेनी ईयर ऑफ द मैरिज, जैसे जनरली ये देखा जाता है कि जब मैरिज होती है तो मैरिज के 3, 4, 5 ईयर्स के बाद अगर लेडीज कंसीव करती है तो ये भी सेरेब्रल पैल्सी का एक कॉजेज हो सकता है। लार्ज फैमिली, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, पुअर स्पेसिंग बिटवीन बर्थ, जनरली ये देखा जाता है कि जैसे एक बच्चे पैदा हुए और दूसरे बच्चे के बीच में अगर गैप 7, 8 ईयर्स की होती है तो वहां भी चांसेस जो है होते हैं कि बच्चे सेरेब्रल पैल्सी हो सकते हैं। इलिजिटिमेशन, अनवांटेड चाइल्ड, अगर जैसे ये देखा जाता है कि कोई अनवांटेड चाइल्ड है या कोई अवैध संबंध के कारण अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी एक कारण हो सकता है सेरेब्रल पैल्सी के लिए। ओनली चाइल्ड born after a long period after the early pregnancy, difficulty in previous pregnancy, जनरली कभी कभी ये देखा जाता है कि पहले वाली प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो लेडीज है, जो मदर है, वो कंसीव में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है उनको, और फिर उसके जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर जो है गैप होता है, क्योंकि उनको पहले वाली प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण डिफिकल्टीज ये होती है कि सेकंड बच्चे को जो है वो अवॉइड करती है। लेकिन अगर वो कंसीव करती है और सेकंड बच्चे के चांसेस होते हैं तो वहां पे सेरेब्रल पैल्सी के चांसेस होते हैं। तो जनरली हमने देखा कि सेरेब्रल पैल्सी क्या है और उनके क्या कॉजेज हों। कॉजेज में प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल और साइकोसोशल कॉजेज जो है हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि अगर बच्चा सेरेब्रल पैल्सी है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी डिफर इन एवरी चाइल्ड, सम सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड while some are more intense. The severity of symptoms depends on severity of brain damage. अब इसमें ये देख, जिस तरह से हमने जनरली एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है,
तो जितनी ट्रैफिक एक्सीडेंट है या जितनी सीवियर है तो जनरली उनके जो है डैमेजेस ज्यादा होते हैं। उसी तरह से अगर ब्रेन के अंदर पैरालिसिस या पैल्सी ज्यादा है तो सीवियरिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी आर प्रॉब्लम विथ मूवमेंट ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, स्टिफ मसल्स, exaggerated or jerky reflexes, involuntary movement or tremors, lack of coordination, poor balance, drooling, problem swallowing and sucking, poor speech, seizures, contracture and deformity, delayed gross and fine motor skills, incontinence. Incontinence में जनरली क्या होता है कि अगर लेडीज प्रेगनेंसी पीरियड में है तो उनके यूरिन के अंदर जो है उनकी जो कैपेसिटी है यूरिन होल्ड करने की वो बिफोर द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम्स देखा गया है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में जनरली ये प्रॉब्लम जो है मदर्स के अंदर ये देखा गया है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी, एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर और साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये सारी चीजें जो है दिखाई देती है उन बच्चों में कि उनका बच्चा ये सब चीजें जो है नहीं करता है, जैसे डिफिकल्टी इन सकिंग एंड सोलोइंग, फेलियर टू स्माइल बाय 3 months। जब आप बच्चों को रिस्पॉन्स करते हो या उनके सामने अपनी फेस को स्माइलिंग बनाते हो और बच्चे आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, या किसी भी एक्टिविटीज के साथ अगर आप उनको स्टिमुलेट करते हो, रिफ्लेक्सेस के साथ उनको स्माइल करने के लिए आप प्रोवोक करते हो, अगर उसमें स्माइलिंग नहीं है तो वो भी एक हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं कि ये बच्चा सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। पुअर एंड हैंड कंट्रोल इवन आफ्टर 3 months, स्टिफ एंड रिजिड आर्म एंड लेग्स, फ्लॉपी और लूज मसल्स इन लिम्ब, फेलियर टू सिट और विदाउट सपोर्ट बाय 8 months। अब यहाँ पे हमने पहले बताया कि डिलेड माइलस्टोन्स, अगर बच्चों के अंदर एज के अकॉर्डिंग अगर उसमें माइलस्टोन्स डेवलप नहीं कर रहा है, उसमें डिलेड है, तो ये भी एक पहली पहचान हो जाती है कि हमारा बच्चा जो है सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। यूज ऑफ लिम्ब ओनली वन साइड और द बॉडी, फीडिंग डिफिकल्टीज, हियरिंग प्रॉब्लम, इपिलेप्सी एंड आर्चिंग बैक। मैं एक आगे स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें एक बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का है, उनका जो बैक है मतलब उसमें बैक सपोर्ट नहीं है और उनकी जो स्पाइन है वो आर्च के तरह जो है मूवमेंट में है, तो उसको हम कैसे होम बेस्ड प्रोग्राम करेंगे वो हम आपको होम मैनेजमेंट में बताएंगे। अब जनरली ये देखा गया है कि जब हमने सिम्टम्स देख लिया तो सेरेब्रल पैल्सी कितने तरह के हो सकते हैं और सेरेब्रल पैल्सी अगर कितने तरह के होते हैं तो उसमें ब्रेन के कौन कौन से एरिया डैमेज होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरली बॉडी एरियाज के अकॉर्डिंग जो है अगर हम सेरेब्रल पैल्सी को क्लासिफाइड करते हैं तो उसमें मोनोप्लीजिया, उसमें वन लिम्ब ऑफ द अफेक्टेड, डायप्लीजिया, द लेग्स आर मोर अफेक्टेड देन द हैंड्स, ट्राइप्लीजिया, इसमें 3 limbs are affected, quadri में all 4 limbs are affected. There may also be significant impairment of facial muscles which also used in feeding and in speaking. हेमीप्लीजिया, जनरली हेमीप्लीजिया में क्या कभी कभी इन्फेंटाइल हेमीप्लीजिया जो है सेरेब्रल पैल्सी में जो अगर मान लीजिए एसोसिएट डायग्नोसिस होता है या कंबाइंड डायग्नोसिस होता है तो सेरेब्रल पैल्सी विथ लेफ्ट हेमीप्लीजिया भी हम लोग बोलते हैं या राइट हेमीप्लीजिया जो बोलते हैं, तो उस कंडीशंस में सेरेब्रल पैल्सी के सारे सिम्टम्स होते हैं लेकिन उसका हाफ ऑफ द बॉडी लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई भी बॉडी एरिया जो है इफेक्टेड होता है। डबल हेमीप्लीजिया मीन्स whole body is affected and the hands upper extremities are more affected than lower extremities. Feeding and speech problems are also seen in most children with double hemiplegia. अब जनरली हमने आपको बताया कि क्लासिफिकेशंस में जनरली ये देखा गया है कि ब्रेन के डैमेज के अकॉर्डिंग जो है हम सीपी का क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट इज द स्पैस्टिक में ये देखा गया है कि द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी आर दोज एसोसिएट विथ डैमेज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड corresponding pyramidal tracts, motor problem including lack of movement, increased resistance to passive movements, muscle spasm, clonus, exaggerated deep tendon reflexes, and absence of the change in muscle tone associated with a change in postures.
आपको स्पैस्टिक अगर सेरिब्रल पैल्सी है तो उसमें ब्रेन्स का सेरिबेलम कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज होगा, जो हम आगे एक टेबुलर फॉर्म में भी आपको दिखाना चाहेंगे। अब जनरली इसका सब ग्रुप्स क्या है, अगर स्पैस्टिक सेरिब्रल पैल्सी है तो मे बी हेमिप्लेजिक स्पैस्टिक सेरिब्रल पैल्सी, मे बी स्पैस्टिक डायप्लेजिक सेरिब्रल पैल्सी और क्वाड्रिप्लेजिक स्पैस्टिक सेरिब्रल पैल्सी। अब सेकंड पार्ट इज द डिस्काइनेटिक abnormalities in motor coordinations affected the body as a whole. This is associated with damage to the basal ganglia and extrapyramidal tracts. ब्रेन का बेसल गैंग्लिया जो है इसमें अफेक्टेड होता है, और जो डिस्टोनिक होता है उसको हम लोग सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एथोटिक, एथोसोसिस, डिस्टोनिया एंड हाइपोटोनिया। एथोसोसिस में irregular uncontrolled movements होते हैं exerted by the active movements and disappear or decrease during the sleeping. डिस्टोनिया में जनरली ये देखा जाता है कि जो पर्पसफुल अगर मूवमेंट होता है इसमें पोस्टर्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज और द बॉडी एज अ होल मसल टोन इज वेरिएबल। हाइपोटोनिया में lack of or decrease in muscle tone coupled with a lack of resistance to passive movements, the deep tendon reflexes may be diminished or increased. Third part is the ataxic. Ataxic cerebral palsy में क्या होता है, cerebellum is the site of damage. Features include primary incoordinations. अगर ataxic टाइप के cerebral palsy है तो उसमें incoordinations movements होते हैं, trembling ज्यादा होता है, lack of balance होता है, and in intense tremors appears on active movements. जब एक्टिव मूवमेंट्स वो करते हैं तो जो इनकी ट्रेमर्स हैं वो वैनिश कर जाते हैं। फोर्थ इज द मिक्स टाइप ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी। जनरली हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है अगर डिवाइड करते हैं तो ये जनरली अगर इसमें अगर हम परसेंटेज में करते हैं तो स्पैस्टिक टाइप ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी 66% जो होते हैं उसमें हेमिप्लेजिया 30%, डायप्लेजिया 16% एंड क्वाड्रिप्लेजिया जो है 20% होते हैं, डिस्काइनेटिक 21%, एटैक्सी 3% और मिक्स में 10% होते हैं। तो सेरेब्रल पैल्सी को इस तरह से हम लोग 100 को परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं। और बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि ब्रेन के कौन से एरिया डैमेज होते हैं और कौन से टाइप का सीपी को हम डिनोट करते हैं। तो अगर ब्रेन का मोटर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर डैमेज होता है, अफेक्टेड होता है, तो वो स्पैस्टिक टाइप ऑफ द सीपी है और उनकी मसल्स टोन्स जो है हाई होती है और मसल्स टाइप जो है स्टिफ होती है। रिजिड सीजर्स ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स स्पैस्टिक टाइप ऑफ द सीपी में जो हम आपको बताएंगे, तो जो स्पैस्टिक टाइप ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी है उसमें एडेक्टर मसल्स जो है वो टाइट हो जाता है। सेकेंड इज द एथोटोसिस में बेसल गैंग्लिया इफेक्टेड होता है और इसमें फ्लक्चुएटिंग टोन होता है, स्लो राइजिंग मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर और जर्की मसल्स टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। एटैक्सिक में ब्रेन्स के सेरिबेलम एरिया जो है वो अफेक्टेड होता है और मसल्स जो लो होते हैं, इनमें अनस्टेडी एट डिस्टल इंड्स की जो मूवमेंट होते हैं, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस की प्रॉब्लम्स होती है। आप ये देख रहे हो इस डायग्राम में ब्रेन का एक एरिया है और उस ब्रेन के एरिया में जो जो एरिया डैमेज होता है और जितना डैमेज मतलब सीवियरिटी ऑफ द डैमेज ऑफ द ब्रेन उसके अकॉर्डिंग जो है सेरेब्रल पैल्सी की सीवियरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सेरिबेलम है, ब्रेन स्टिम्स है, पेरिटल लॉब्स है, फ्रंटल, वो सारे एरियाज को जो है दिखाया गया है। अगर हियरिंग के एरिया डैमेज होते हैं तो हियरिंग लॉस हो जाता है, स्पीच के एरिया अगर डैमेज हो जाता है तो स्पीच लॉस हो जाता है, टेस्ट, टच, विजन, ये सारे एरिया को डिनोट किया गया है। तो ब्रेन के अंदर जहाँ पे पैल्सी होती है, जो पैरालिसिस होती है, तो उस अकॉर्डिंग जो है सेरेब्रल पैल्सी को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हमने पहले ये बताया कि जैसे सेरेब्रल पैल्सी होते हैं तो सेरेब्रल पैल्सीज के साथ साथ कौन कौन से एसोसिएट हैंडीकैप प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जनरली ये देखने में आया है कि सेरेब्रल पैल्सी के साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट होते हैं। और इसमें अगर आईक्यू लेवल, आईक्यू मींस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, हमने देखा है कि जनरली आईक्यू को हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड लेवल पे जो है डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर 70 और 70 से लेस अगर आईक्यू होता है तो हाफ ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी जो है इस कैटेगरी में आते हैं। 50% जो अगर होता है तो इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट्स में आते हैं। इसके एसोसिएट प्रॉब्लम्स होते हैं सेरेब्रल पैल्सी में। एपिलेप्टिक फिट्स भी सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को आते हैं। विजुअल प्रॉब्लम्स होती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है,
स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती है। जनरली 50% ऑफ सेरेब्रल पैल्सी के केसेज में ये देखा गया है कि स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। किसी सेरेब्रल पैल्सी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स को भी देखा गया है। इसमें ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर भी देखा गया है और मेंटल हेल्थ इलनेस भी देखा गया है, दैट इज कॉल्ड द मेंटल रिटार्डेशन। किसी पेशेंट्स में या सेरेब्रल पैल्सी में हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सेरेब्रल पैल्सी विद मेंटल रिटार्डेशन, उसमें जो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती है उसमें मेंटल के साथ साथ उनका फिजिकल पार्ट्स को भी जो है डिफॉर्मिटी टाइटनेस जो है होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के माध्यम से और सर्जरी के माध्यम से उनका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब चूंकि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में कितनी सीवियरिटी है, ऐसे तो जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग तो हम पता कर ही लेते हैं, लेकिन जब हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं या पेरेंट्स अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पहली आइडेंटिफिकेशन तो गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, बाद में पीडियाट्रिक्स जो पीडियाट्रिक सर्जन्स होते हैं वो भी बच्चों को अच्छी तरह से इवैल्यूएशन करते हैं और पेरेंट्स को रेफर करते हैं कि आप ये टेस्ट करा के लाइए। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द MRI। चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पैल्सी हैव abnormal MRI brain finding as it is associated with the structural damage, white matter damage including preventricular leukemia, diffuse volume loss involving white and gray matters, glosses screening in large ventricular abnormalities in the corticospinal tract. Basal ganglia and thalamus are the most common finding in patients with cerebral palsy. तो इसमें जनरली आप डायग्राम में देख रहे हो, और ये जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ब्रेन जो न्यूनेटल चाइल्ड है उनके MRI की फाइंडिंग क्या है, और उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंग बच्चे की सीवियरिटी, सेरेब्रल पैल्सी की सीवियरिटी को भी डायग्नोस करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा है कि PET-CAT स्कैन, द सेरेब्रल पैल्सी इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, एनी एरिया ऑफ द ब्रेन कैन बी डैमेज डिपेंडिंग अपॉन द कॉज एंड सीवियरिटी ऑफ द इंजुरी। इसमें हमने देखा कि ब्रेन के एरिया में अगर लाइट ब्लू डिनोट्स कर रहा है तो मींस माइल्ड डैमेज है, और अगर डार्क ब्लू डिनोट कर रहा है तो मॉडरेट डैमेज है, और ब्लैक अगर डिनोट कर रहा है तो सीवियर डैमेज है और सीवियरिटी ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी है। तो हम लोग ब्रेन के PET-CAT स्कैन्स में इस चीज को अच्छी तरह से फाइंड कर लेते हैं, और ये जनरली पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोसर्जन्स जो है हमें डायग्नोस करके रेफर कर देते हैं। अब हमने आपको सेरेब्रल पैल्सी क्या होता है, उसका क्या कॉजेज है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनको हम लोग फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हैं, तो ये अभी तक हमने आपको मेडिकल पार्ट बताया। क्योंकि जब हम होम बेस्ड प्रोग्राम बताते हैं तो उससे पहले हमें सेरेब्रल पैल्सी के बैकग्राउंड के बारे में भी जानना जरूरी होता है, तो ये हमने आपको बताया बिफोर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होम बेस्ड प्रोग्राम के पहले। लेकिन यहाँ पे है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी आपने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स को जो है प्रमोट कर रही है कि अगर हम अर्ली डायग्नोस करते हैं तो बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा जो है थेरेपी प्रोग्राम और उनके मेडिकेशंस और रिहेबिलिटेशंस कर सकते हैं। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द रिहेबिलिटेशंस प्रोफेशनल्स। Prompt and early therapy will help the child to reach his or her optimum level. The earlier the interventions begin, the better the results. This is because in the first 3 years of the life, the brain is still growing and can be positively influenced by external stimulations. Also, early training will prevent deformities and contracture. यहाँ पे क्लियर कट है कि अगर अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो हम उस बच्चों के साथ, उस पेरेंट्स के साथ जितनी भी उनके अंदर रिहेबिलिटेशंस के पॉइंट हैं या उनको हम जितना भी क्योर कर सकते हैं, सारी मेडिकल फैसिलिटीज, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज के साथ उनको हम लोग ट्रीट और ट्रेन कर देते हैं। अब चूंकि हम लोग अपने फील्ड की तरफ आते हैं कि ये सारी चीजें तो हमने देख लिया, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होम बेस्ड के लिए हमें यह भी जानना जरूर है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है। कि जितने भी हमने थेरेपी पॉइंट में देखा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी,
इसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोलॉजी, ये सब सारे रिहेबिलिटेशन टीम मेंबर हैं जो सब मिलके किसी एक सेरेब्रल पैल्सी या लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करते हैं और उसमें बेस्ट हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। उसमें वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द ट्रीटमेंट through activities which is prescribed medically and professionally guided to aid recovery from disease or injury। ये स्लाइटली एक एंड वेरी ओल्ड डेफिनेशन है ऑक्यूपेशनल थेरेपी को, लेकिन इसमें हम जनरली ये देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता क्या है, वो करता क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ डायरेक्टिंग मेंस रिस्पॉन्स टू सेलेक्ट एक्टिविटी टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, to prevent disability, to evaluate behavior and to treat or train patients with physically or psychosocial dysfunctions। Occupational therapy is any activity, mental or physical, medically prescribed and professionally guided to aid a patient in recovery from disease or injury। हमने इस तीनों डेफिनेशंस में कंक्लूड किया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी भी डिजीज को, डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके और उनकी जो लिमिटेशंस हैं उस लिमिटेशंस एरिया को इंप्रूव करते हैं। अब जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डेफिनेशंस देखे हैं तो हमारा ओटी पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या हो सकता है। तो जब सबसे पहले हमारे पास बच्चे आते हैं तो डॉक्यूमेंटेशंस में हमें यह देखना होता है कि उस बच्चे का, जब वो बच्चे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो किस कंडीशन में डिस्चार्ज हुए, बाद में अगर वो पीडियाट्रिक्स के पास गए, क्योंकि वो डायरेक्ट ओटी के पास नहीं आता, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास नहीं आता, उससे पहले उनको एक प्री डायग्नोस करने के लिए एक पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और पीडियाट्रिशियंस उनको डायग्नोस करके फिर उसमें वो पर्टिकुलर डायग्नोस करते हैं कि व्हिच टाइप ऑफ द सीपी, सेरेब्रल पैल्सी एंड इफ एनी एसोसिएट प्रॉब्लम्स देन आल्सो मेंशन्स बाय द पीडियाट्रिशियंस। लेकिन आजकल हम लोग असेसमेंट के बेस पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बहुत अच्छी तरह से जज कर लेते हैं कि सेरेब्रल पैल्सी किस टाइप्स के हैं और हमें उनकी इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। तो उसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन डाटा देखते हैं उस बच्चों का, बच्चों के पेरेंट्स के, बच्चों किस ग्रुप्स के आते हैं, ये सब सारे आइडेंटिफिकेशन डाटे में आते हैं कि पेरेंट्स की एज ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड्स क्या हैं, बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है उनका क्या है, प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल्स में जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर हुई है तो ये सब सारे हमारे आइडेंटिफिकेशन डाटा, चीफ कंप्लेंट्स हिस्ट्री, ऑन ऑब्जर्वेशंस, ऑन एग्जामिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस के ये सब सारे पॉइंट्स 1 to 7 पॉइंट्स के अंदर जो है ये सब सारे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर जब हम लोग असेसमेंट करते हैं तो उसमें हमारा ओटी का गोल क्या होता है, फिर हम ओटी मैनेजमेंट क्या करते हैं और इन बच्चों के साथ प्रिकॉशंस क्या देते हैं। तो ये सब सारे हमारे ओटी असेसमेंट और इवैल्यूएशंस में आते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें मोटर प्रॉब्लम, फाइन मोटर प्रॉब्लम्स, ये सब सारी चीजें आती हैं। तो हमें ये देखना होता है कि अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं या हम पेरेंट्स को टीच करते हैं तो उनको हमें बताना होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स को अगर पता होता है या होम बेस्ड थेरेपी अगर हम देते हैं तो उनको ये पता होता है कि कोऑर्डिनेशंस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि कोऑर्डिनेशंस होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन जो है it is the use of the proper muscles at proper time, perform an effective purposeful movement with minimum expenditure of energy। कोई ऐसा काम हमें करना है कि जो प्रॉपर मसल्स के द्वारा हो, प्रॉपर टाइम पे हो, पर्पसफुल मूवमेंट हो और उसमें मिनिमम जो एनर्जी हमारा जो खर्च होगा वो मिनिमम होनी चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशंस का प्रॉपर जो है डेफिनेशंस है, उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस कोऑर्डिनेशंस एंड फाइन कोऑर्डिनेशंस। ग्रॉस कोऑर्डिनेशंस का एग्जांपल जनरली देखते हैं कि जो बिगर पिग बोर्ड है, शैंडिंग है, फ्रेड शॉ मशीन्स है, बॉल थ्रोइंग, कैचिंग एंड किकिंग है, ये सब सारे जो है एग्जांपल्स फॉर द ग्रॉस कोऑर्डिनेशंस में। फिर फाइन में हम लोग आते हैं। फाइन कोऑर्डिनेशंस में जनरली जितनी भी बारीकी की चीज है या बच्चों के द्वारा या एडल्ट अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, तो उसमें फाइन कोऑर्डिनेशंस में जनरली देखते हैं कि वो बटनिंग अनबटनिंग कर पाता है कि नहीं, फिंगर्स उनकी पेंटिंग कर पाता है कि नहीं, पेपर कटिंग कर पाता है कि नहीं, कोड नोटिंग, राइटिंग, ये सब सारे जो है फाइन कोऑर्डिनेशंस के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। फिर जब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशंस हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारा हैंड्स के अंदर प्रीहेंशन एंड ग्रास्प की क्या रोल है। क्योंकि अगर हमें हैंड्स के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी स्कूलिंग होती है, उनका एजुकेशन होता है, तो उस एजुकेशन में हमें ये भी जानना जरूरी है कि प्रीहेंशन और ग्रास्प क्या होता है।
तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि प्रिहेंशन जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फिंगर टिप प्रिहेंशन। यहाँ पे हमें ये आपको ये बताना चाहेंगे कि इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थंब पैड विथ दैट ऑफ द इंडेक्स और मिडिल फिंगर। मतलब थंब पैड के साथ या तो इंडेक्स फिंगर होगा या मिडिल फिंगर होगा। यूज ऑफ द पिकअप ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर हम इंडेक्स फिंगर के साथ ले सकते हैं या फिर मिडिल फिंगर्स के साथ लेते हैं, और वो ऑब्जेक्ट को अगर हम पिकअप करते हैं, इट इज द इसको हम लोग बोलते हैं फिंगर टिप प्रिहेंशन। और इसका जो है ये फाइन कोऑर्डिनेशन का जो है बेस्ट एग्जांपल्स है। जैसे हम लोग सच एज पिन्स, नेल्स, बटन्स एंड होल्ड इन नीडल फॉर स्विंग, स्टिचिंग जो भी करते हैं, ये फाइन कोऑर्डिनेशन में फिंगर टिप प्रिहेंशन का बेस्ट एग्जांपल्स है। पामर प्रिहेंशन में जस्ट इसमें और एंड का जो है पार्ट है। जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए 3 जॉ चक ग्रिप और पामर ट्राइपॉड पिंच। इट इज कॉन्टेक्ट ऑफ द थंब पैड विद द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर्स। इसमें अगर मान लीजिए हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो मिडिल और थंब दोनों फिंगर्स की साथ चाहिए। उसमें क्या था, फिंगर टिप में 1 या तो इंडेक्स फिंगर था या मिडिल फिंगर था, लेकिन इसमें दोनों फिंगर्स के साथ जो है हम कोई भी काम करते हैं। तो दिस प्रिहेंशन पैटर्न यूज फॉर होल्डिंग अ पेन। जैसे हम अगर राइटिंग करते हैं, अगर खाने की चीज को अगर मान लीजिए हम स्पून को यूज करते हैं, तो पामर प्रिहेंशन का बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड इज द लेटरल प्रिहेंशन। लेटरल प्रिहेंशन में क्या है, द थंब पैड इज इन कॉन्टैक्ट विथ द lateral surface of the index finger, lateral surface of the index finger at the middle or distal flanger, middle or distal flanger। मतलब ये पोजीशंस हमें आपको दिखाना चाहेंगे। ड्यूरिंग द प्रिहेंशंस द फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर, मतलब आपका ये लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, ये इनके सपोर्ट में होता है अगर हम कोई भी चीज को पकड़ते हैं इस तरह से। इट इज यूज फॉर टर्निंग ए की एंड थ्रू स्क्रूइंग, कैरिंग ए प्लेट और टी कप एंड ट्विस्टिंग ऑफ द वॉच। आपने घड़ी में जैसे चाबी हम लोग भरते हैं तो इसमें ये मूवमेंट जो है करते हैं। तो ये लेटरल प्रिहेंशन इज द मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर 2 प्रिहेंशन। अब हम लोग देखते हैं ग्रास्प क्या होता है। ग्रास्प में जनरली क्या होता है, सिलिंड्रिकल ग्रास्प होता है और स्फेरिकल ग्रास्प होता है। और थर्ड इज द हुक ग्रास्प। हुक ग्रास्प में जनरली जो है बेस्ट एग्जांपल इज द कैरिंग ऑफ द ब्रीफकेस। उसमें जो हमारे फिंगर्स हैं, उस फिंगर्स के एमपी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जी सर अब जब हम देखते हैं इवैल्यूएशन में, हमें ये देखना होता है कि जब डॉक्यूमेंटेशंस होती है और हमारे पास कोई बच्चे आते हैं और हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें मैनुअल मसल्स टेस्टिंग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि चूंकि ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, तो उनके अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल्स के पावर क्या है, उनके ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशंस क्या है, तो ये डिपेंड करता है थेरेपिस्ट के जो एक्सपीरियंस के बेस पे। और जनरली हम लोग इनको डिनोट करते हैं 0 to 5 के बीच में। तो 0 को हम लोग 0 करते हैं और उसकी ग्रेडिंग देते हैं 0, 20, 40, 60 एंड 100। तो मतलब अगर 0 है और 0 से 5 है तो एवरी एरिया इज डिवाइडेड बाय द 20। तो अगर मान लीजिए हमें ये देखना होता है कि किसी का मसल्स पावर अगर 2 है, तो 2 का मतलब होता है कि उसके अंदर 40% की जो है पावर है, और उस पावर के अकॉर्डिंग जो है हम लोग थेरेपी प्लान करते हैं। तो यहाँ पे हमने एमएमटी को दिखाया गया, टेबल में हम लोग दिखाते हैं, और एमएमटी का जनरली डेफिनेशन जो है और उसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट्स पे मैनुअल मसल टेस्टिंग करते हैं। और ये डिपेंड करता है थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंस पे और उन्होंने कितनी एमएमटी अभी तक कर डाली, उनके अकॉर्डिंग जो है उनका परफेक्टनेस होता है। जो एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होता है वो इस एमएमटी को बिल्कुल ही बारीकी के रूप में करता है, और वो एवरी एमआरसी ग्रेडिंग पॉइंट को प्लस में और माइनस में भी डिनोट करता है। जैसे किसी को उन्होंने डिनोट कर दिया है 2++, 2- 3+, तो इसका एक मीनिंग है। जैसे अगर मान लीजिए अगर 2 को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं तो उसमें बॉडी मूवमेंट में सीवियर वीकनेस होता है और पार्ट मूव्स थ्रू एन इनकम्प्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट्स, ग्रेविटी इल्यूमिनेट पोजीशंस। सपोज अगर हम किसी बच्चों के एल्बो के मसल्स पावर को अगर हमें देखना होता है तो उसमें 2 को अगर हम डिनोट करते हैं तो ग्रेविटी इल्यूमिनेट पोजीशंस में अगर उसकी मूवमेंट को देखते हैं तो उनकी मूवमेंट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है और उस मसल्स पावर में ग्रेविटी इल्यूमिनेट होती है। लेकिन जैसे हम उनको अगेंस्ट ग्रेविटी के फॉर्म में फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराते हैं और वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाता है, इट मीन्स उनके मसल्स पावर जो है बिलो 3 है। तो इस ढंग से जो है हम लोग
एमएमटी को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट, तो ये ज्यादा जरूरी है कि कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आता है तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट्स में 9 एरियाज को हम लोग कवर करते हैं। उसमें फाइन मोटर स्किल्स देखते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स देखते हैं, उनकी बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम्स को चेक करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, परसेप्शनल स्किल्स क्या है, एक्टिविटी डेली स्किल्स क्या है, कॉग्निटिव स्किल्स क्या है और सोशल इमोशनल क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट ये आया है 7th पे कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, क्योंकि हर बच्चा, अगर कोई भी बच्चे में अगर एक्टिविटी डेली लिविंग की प्रॉब्लम होती है तो इसमें पावर है, तो एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो एक्टिविटी डेली लिविंग को किस तरह से जो है डिफाइन करते हैं। तो आगे हम आपको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के बारे में जो है वो बताना चाहेंगे कि एक्टिविटी डेली लिविंग है क्या। तो एक्टिविटी डेली लिविंग इज द परफॉर्म एवरी डे by a person so that his minimum physiological and social needs are kept up is called activity of daily living. It is rise from bed and go to the duty and return to the bed. Activity daily living को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक्टिविटी डेली लिविंग एंड इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी डेली लिविंग में जनरली क्या होता है, इसमें मोबिलिटी, मैं आगे आपको डिटेल में दिखाना चाहता हूं कि एक्टिविटी डेली लिविंग में मोबिलिटी, सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल हार्डवेयर और इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी में जैसे होम मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट में शॉपिंग, मील प्लानिंग, मील प्रिपरेशन, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ये सब सारी चीजें जो है कम्युनिटी लिविंग स्किल्स में जैसे मनी हैंडलिंग है, ड्राइविंग है, शॉपिंग है, हेल्थ मैनेजमेंट, हैंडलिंग ऑफ द मेडिकेशन, ये सब सारे IADL में, सेफ्टी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल हार्डवेयर। अब हम सब कुछ करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद, अब हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी एम क्या होता है, उस एम के अकॉर्डिंग जो है हम होम बेस्ड प्रोग्राम जो है पेरेंट्स को बताते हैं, या वो बच्चे अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, हमारे CRC सेंटर पे आते हैं, तो हमारे CRC सेंटर पे या जितने भी जो गवर्नमेंट्स के सेंटर्स हैं उसमें वेल क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हैं, वो आपको ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी एम या वो जिस प्रोफेशन से हैं उनका एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो इसमें जैसे है, अगर मान लीजिए हमारा एम क्या होना चाहिए, टू मेंटेन correct positions of the affected part, to relieve pain and reduce spasticity, to maintain range of motion। जो कि हमने MMT में देखा है कि मसल्स पावर क्या है और उनके रेंज ऑफ मोशंस क्या है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके पर्टिकुलर रेंज होते हैं, उसके रेंज में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, जो भी रेंजेस होते हैं उनकी रेंज में अगर लिमिटेशंस हैं तो उस रेंज को पेन फ्री मोमेंट्स को हम लोग कैसे इंप्रूव करते हैं, साथ साथ मसल्स पावर को कैसे इंप्रूव करते हैं। तो इंक्रीज मसल्स पावर, टू इंक्रीज पिंच, अपोनेंट्स एंड ग्रास्प, टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, टू इंप्रूव फिंगर डेक्सटेरिटी, कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइकोथेरेपी, to prevent development and contracture and deformity, to provide self help device, splint and calipers। अगर किसी बच्चों में, सपोज सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में अगर किसी स्प्लिंटिंग की जरूरत होती है तो उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, और वो स्प्लिंट जो है उनको प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी में या कॉन्ट्रैक्चर को रिलीव करने में हम लोग स्प्लिंटिंग का यूज करते हैं। टू गिव ADL ट्रेनिंग, ADL ट्रेनिंग में अगर कोई बच्चे मान लीजिए ब्रश करने में प्रॉब्लम है, अगर उनके हैंड के साथ साथ हैंड ग्रिपर नहीं है, हैंड के अंदर जो है ग्रिप की पावर कम है, तो जो हमारे पास एडेप्टेशन थेरेपी है या मॉडिफिकेशंस है, उसके अंदर ब्रश के अंदर या पेन के अंदर हम लोग जो है एडेप्टेशंस करते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं। सर फीडबैक, सर साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, टेक्निकल इश्यूज के कारण साउंड नहीं आ पा रहा है, कृपया आप थोड़ा सब्र रखें, अभी जल्द ही सर दोबारा डिस्कनेक्ट होंगे।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है सर। पावर कट हो गई थी, पावर कट हो गई थी सर जी जी, अब आ रही है। बिल्कुल सर आ रही जी है। सर, आ रही है, आ रही है। हाँ एक समय पावर कट हो गई थी सर 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। हाँ एक साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही और अभी तक लिंक नहीं आया, फीडबैक लिंक। अब स्टार्ट हो गया। हेलो अभी आ सर। जाएगा, आवाज आ निश्चिंत रही है, रहिए, आ रहा है। आवाज आ रही है। हाँ जी सर, आ गया। यस सर, आवाज आ रहा है सर। हाँ हाँ अरे लॉन्ग स्लाइड ओटीएम पे और आगे और आगे और आगे और आगे और हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, हेलो, आवाज आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, हाँ सर पावर आवाज कट आ हो रही गया। है। हाँ सॉरी सॉरी, पावर कट हो गया था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम लोग ये बताना चाह रहे थे, कहाँ पे थे यार, ऑक्यूपेशनल, जी जी जी। अब हमें ये देखना है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से कैसे जो है अपनी थेरेपी को जो है इम्प्रूव करेंगे। तो जनरली ये देखा गया है कि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है सेरेब्रल पैल्सी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द चिल्ड्रेन. Active management of the symptoms and coexist with cerebral palsy is the best way to ensure the highest quality of the life for a children as they transitions into the adulthood. तो जनरली क्या होता है, हमें एज ए रिहैब प्रोफेशनल्स की तरह हमें पेरेंट्स को होम प्रोग्राम के लिए जो है मोटिवेट करना होता है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं अगर ये सेंटर पे जाते हैं तो सारी जगह जो है सेंटर की फैसिलिटीज अगर नहीं अवेलेबल होती है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ने CRCs, DDRCs, SRCs, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की तरह जो है सेंटर्स को उन्होंने प्लान किया है। और लेटेस्ट में अभी अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये प्रोग्राम कर रही है। तो उसमें हमें होम बेस्ड प्रोग्राम टीचिंग, हमें जैसे किसी भी पेरेंट्स को बच्चों को हैंडलिंग करने के लिए क्या टीचिंग मेथड प्रोवाइड कराना होता है वो हमें उनको बताना होता है। उसमें जनरली क्या होता है, पोजिशनिंग ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी। तो किसी भी बच्चों की पोजिशनिंग अगर हमने देखा होगा इवैल्यूएशन में कि डिलेड माइलस्टोन्स हैं, अगर उनके अंदर नेक कंट्रोल नहीं आई है तो उस नेक कंट्रोल को कैसे इंप्रूव करना है, सीटिंग बैलेंस नहीं आई है तो सीटिंग बैलेंस के लिए पेरेंट्स को हमें कैसे होम बेस्ड प्रोग्राम बताना है, अगर आई कांटेक्ट नहीं आई है तो आई कांटेक्ट के लिए क्या करना है, अगर उसके मान लीजिए स्टैंडिंग नहीं हो रही है या डिफॉर्मिटी है तो उस डिफॉर्मिटी को, या मसल स्टोन्स उनके जो है स्पास्टिक है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, किसी भी तरह की अगर कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी आ गई है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, स्प्लिंट कहाँ पे यूज करना है, एडेप्टिव डिवाइस को कहाँ पे यूज करना है। तो ये सब सारे जो है प्रोग्राम हम लोग होम बेस्ड प्रोग्राम में जो है बताते हैं। उसमें जनरली ये देखा जाता है कि किसी भी बच्चों में बैलेंस कैसे इंप्रूव करते हैं,
उसमें फाइन मोटर्स स्किल्स को या प्ले बिहेवियर्स को, ग्रुप थेरेपी को कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, इंप्रूविंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी जिसमें शोल्डर, एल्बो, हैंड्स और होल बॉडी मसल्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, होम इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें कोई बच्चा, बड़ा बच्चा है और उसको टॉयलेट की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशंस में टॉयलेट की जो हमारा डायग्राम है या उस टॉयलेट के पार्ट को फ्रॉम मतलब बेड से व्हील चेयर और व्हील चेयर से टॉयलेट के पास उन बच्चों को कैसे जाना है, तो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में, ट्रांसफर्स एक्टिविटीज में या व्हील चेयर मोबिलिटीज में, ये सब सारे जो है हम पेरेंट्स को भी बताते हैं और हमारे सेंटर पे आते हैं तो हम उनको भी ट्रेन करते हैं। हम आगे सारे स्लाइड जो है एक वीडियो के रूप में दिखाएंगे कि बच्चों को किस तरह से जो है मोटिवेट करेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे, कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं तो आज के इस दौर में इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर को कैसे ऑपरेट करना है, वॉइस एम्पलीफायर को कैसे यूज करना है, जैसे मॉडिफाइड कीबोर्ड आजकल, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर में अगर छोटे छोटे कीज हैं, मोबाइल्स में कीज हैं, तो उसको कैसे असिस्टिव डिवाइस के द्वारा जो है यूज कराना है, ये सब सारी टेक्नोलॉजी जो है हमें पेरेंट्स को भी बताना होता है और ये टेक्नोलॉजी आजकल आ भी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल शेविंग मशीन, अगर बच्चा एडल्ट है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कोई एडल्ट पेशेंट्स हैं तो शेविंग मशीन्स को कैसे यूज करना है, टूथब्रश को कैसे यूज करना है, कम्युनिकेशंस में आईपैड, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स को कैसे यूज करना है, तो ये सब सारी चीजें जो है हमें उनको बताना पड़ता है। फिर पेरेंट्स के लिए हमें ये करते हैं कि टू एजुकेट पेरेंट्स एंड टीचर्स should consider the posture movement, ability to children and make them comfortable to the children learn better। उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी या रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पोस्चर्स दो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर क्योंकि एनडीटी में, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक में पोस्चर और मूवमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देना होता है कि उनके बच्चों का या जो डिफॉर्म सेरेब्रल पैल्सी चिल्ड्रन है उनकी पोस्चर्स क्या है, पोस्चर्स के साथ साथ अगर किसी डिफॉर्मिटी या कॉन्ट्रैक्चर है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो ये पेरेंट्स को हमें बताना होता है कि उनकी प्रॉपर पोस्चरिंग कैसे करेंगे। प्रॉपर पोस्चरिंग से उनकी एबिलिटी क्वालिटी जो है वो डेवलप होती है। सेरेब्रल पैल्सी शुड कीप चेंजिंग देयर पोजीशंस टाइम टू टाइम टू प्रिवेंट टाइटनेस ऑफ द बॉडी पार्ट एंड मसल्स, क्योंकि अगर हम एक पोजीशंस में, जनरली हम लोग प्रिकॉशंस में बताते भी हैं और हमने पीछे स्लाइड में भी बताया था कि एज एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल्स हमें बच्चों को कैसे प्रिकॉशंस देना है, क्योंकि अगर वो बच्चे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो हमें पेरेंट्स को बताना होता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम बच्चों को फ्रॉम बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम डे टू नाइट में क्या क्या करना चाहिए। अगर वो लॉन्ग सिटिंग पोजीशंस में है तो उस पोजीशंस को कैसे अवॉइड करना है, बीच बीच में सिटिंग है तो सिटिंग से स्टैंडिंग है तो वॉकिंग, अगर वो कंप्लीट सुपाइन लाइन पोजीशंस में है, अगर वो बच्चों में सिटिंग नहीं है तो टाइम टू टाइम उनके पोजीशंस को चेंज करना है, अदरवाइज बेड सोर्सेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्वेलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम जो है हम लोग पोजीशंस को चेंज करते हैं। क्लासरूम, vocational workplace, training centers, home and environmental modifications are beneficial for the better achievement of the CP children। किसी भी जगह अगर मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा है और माइल्ड मॉडरेट रूप में है और वो क्लासरूम में जाता है या किसी वोकेशनल वर्क प्लेस पे जाता है, ट्रेनिंग सेंटर पे जाता है या घर के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस करना होता है, तो ये बच्चों, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में ये ज़्यादा जरूरी है और हमें इस टीचर्स को या पेरेंट्स को इस टीच करना होता है कि प्रॉपर पोजिशनिंग क्या है और होम बेस्ड मॉडिफिकेशंस हमें क्या क्या करनी चाहिए। प्रॉपर पोजिशनिंग्स are extremely important for cerebral palsy, so they can facilitate eye-hand coordinations, preventing of contracture and deformity, tightness of the muscles, and improve motor control। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड ऑल रिहैब प्रोफेशनल, यहाँ पे हमारा ऑल रिहैब प्रोफेशनल से मतलब है इसमें जैसे न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स भी आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स भी आते हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर बच्चों के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, कोई टाइटनेस है, अगर वो माइनर सर्जरी के द्वारा अगर उनको रिलीज कर सकते हैं, एडक्टर टाइटनेस को रिलीज कर सकते हैं, टीए अगर टाइटनेस होता है, अगर उनको हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा रिलीज करते हैं तो उनकी जो गेट पैटर्न है, वो बच्चा का जो प्रॉपर वॉकिंग है वो वॉकिंग प्रॉपर होगा, अदरवाइज वो इक्वाइनस गेट में चलेगा, वो अपनी हील्स को जो है जस्ट ऊपर उठा के चलेगा और उनकी प्रॉपर जो गेट नहीं होने के कारण उसमें लोअर बैक की प्रॉब्लम भी देखने में आया हुआ है। अब हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से, पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। उसमें जो है, नहीं वीडियो नहीं, अभी है, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट्स हैं
वो इक्विपमेंट्स जनरली थेरेपी के दौरान हम लोग यूज करते हैं, तो उसको आप लोग देखें। और अगर होम बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड लेवल पे इस इक्विपमेंट्स को हम लोग मॉडिफाई भी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट का ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये डिपार्टमेंट है, और ये जो हमारा पार्ट है, जैसे ये वॉकर है, ये रॉकिंग चेयर है। अगर कोई भी बच्चे मान लीजिए हैं, उन बच्चों के अंदर अगर वेस्टिबुलर मूवमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो जनरली हम उसको यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए सीपी चेयर है। बच्चों के अंदर अगर सिटिंग टॉलरेंस नहीं है या फुट की डिफॉर्मिटी है तो ये सीपी चेयर डिजाइन किया हुआ है। आगे एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे कोई भी टॉयज रख देते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशंस को इंप्रूव करते हैं। और जो डिफॉर्मिटीज है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, बैक सपोर्ट, यहाँ पे एक बेल्ट है। अगर बच्चे के अंदर ट्रंक कंट्रोल नहीं है तो बैक बेल्ट के सहारे जो है हम उनके ट्रंक कंट्रोल को भी इंप्रूव करते हैं। तो सीपी चेयर जनरली यूज करते हैं हम लोग सिटिंग टॉलरेंस को इंप्रूव करने के लिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब उनका मेंटल एज जो है, मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज को जो हमें ये देख के जो है देखना होता है कि किस बच्चों को सिटिंग सीपी चेयर प्रिस्क्राइब करना है या स्टैंडिंग सीपी चेयर प्रिस्क्राइब करना है। यहाँ पे हम क्रॉलर देख रहे हैं। अगर क्रॉलिंग डेवलपमेंट नहीं आया है तो इसको क्रॉलर को यूज करके जो है क्रॉलिंग इंप्रूवमेंट करते हैं। आप देखिए यहाँ टम्पल बैलेंसिंग के लिए जो है यूज करते हैं। यहाँ पे ये वेजेज हैं। अगर एडक्टर टाइटनेस मसल्स हैं तो ये बेज के सारे हम लोग एडक्टर्स को रिलीज करते हैं। और हेड कंट्रोल को अगर इंप्रूव करना होता है तो प्रोन लाइन पोजीशंस में बच्चों को लेटाते हैं और हैंड के ऊपर उनके वेट बेयरिंग कराते हैं और स्टिमुलेशंस के सहारे जो है गर्दन को स्टिमुलेशन करके नेक कंट्रोल को जो है इंप्रूव करते हैं। इसी तरह से आप देखिए वेजेज है, रॉकर बोर्ड है, ये आपका सिटिंग सीपी चेयर है। इसमें जब बच्चे जनरली 6-8 मंथ्स के अंदर 8 मंथ्स तक अगर या 9 मंथ्स तक सिटिंग बैलेंस नहीं आती है तो यहाँ पे हम लोग सिटिंग टॉलरेंस को जो है इंप्रूव कराते हैं। ये सेंसरी इंटीग्रेशंस में अगर एसोसिएट प्रॉब्लम सेरेब्रल पैल्सी में है, एएसडी की बच्चे हैं, तो हम लोग इस मेथड को भी जो बोल्स्टर के सारे यूज करते हैं। यहाँ पे एक ट्रेसिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ द पेक्स हैं, टर्म पुलिंग है जो बैलेंसिंग एक्सरसाइज को इंप्रूव कराते हैं। ये बॉल पुल है। बॉल पुल में जब बच्चे में मान लीजिए एएसडी के सीपी बच्चे में एएसडी अगर एसोसिएट प्रॉब्लम होती है तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के द्वारा बॉल पुल भी यूज करते हैं। ये पीनट बल है। पीनट बल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स पे यूज करके बच्चों को सुपाइन लाइन, सिटिंग लाइन, एडक्टर अगर टाइटनेस है उसको इंप्रूव करने के लिए, वेट बेयरिंग करने के लिए, ये बहुत सारे मेथड्स पीनट बॉल्स को हम लोग यूज करते हैं। पीनट बॉल्स और फिजियो बॉल्स को इस यूज करके जो है हम लोग बैलेंसिंग एक्सरसाइज और इसके हैंड मूवमेंट्स को सारे इंप्रूव करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, एडक्टर टाइटनेस को जो रिलीज करते हैं। तो इस तरह से जो है आप हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट जहाँ भी हो, सीआरसी लखनऊ में हो या भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के जो भी सेंटर्स पे हो, तो ये सब सारी इक्विपमेंट्स जो है अवेलेबल है। एक टनल है, टनल के माध्यम से भी जो अगर एएसडी की प्रॉब्लम होती है तो इसको भी हम लोग एडॉप्ट करते हैं इस थेरेपी को। अब ये बैलेंसिंग बोर्ड है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्सचर है। अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्सचर को यूज करते हैं। थैंक यू। अब मैं आपको जो मैनुअल थेरेपी है, वो एक बच्चे हमारे पास सेरेब्रल पैल्सी आए हुए थे, तो उस कंडीशंस में हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। 6 मिनट। ये स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी का चाइल्ड है जो रिसेंटली अभी पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट में आया था। और उसके अंदर आप देखिए कि इनकी जब पोजीशनिंग हम लोग देखते हैं तो पोजीशनिंग में लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो डिफॉर्मिटी है, तो उस डिफॉर्मिटी को ग्रेजुअली हम लोग पैसिव स्ट्रेचिंग मोमेंट्स के साथ जो है थेरेपी दे रहे हैं। और उस थेरेपी से हम पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं कि आपको घर में कैसे थेरेपी देना है, कैसे आपको एक्सरसाइज कराना है, जिसमें नी मूवमेंट्स, एंकल मूवमेंट्स, हिप मूवमेंट्स, ये सब सारे जो हम लोग मास पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स को यूज करते हैं और बच्चों को जो टाइटनेस और डिफॉर्मिटीज है उससे रिलीज कराते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए प्रॉपर पोजिशनिंग्स में। अगर यहाँ पे देखिए टीए टाइट है, टीए टाइट है तो उस पोजीशंस में हमारे लेफ्ट और राइट हैंड्स की पोजीशंस के साथ हम लेग्स को स्लाइटली फॉरवर्ड करते हैं और थाई के पास
नी जॉइंट्स के पास स्लाइटली प्रेशर डालते हैं लोअर लिम्ब एंकल जॉइंट्स पे, तो उस पे टीए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो रही है और इससे टीए रिलीज हो रहा है। यहाँ पे चूंकि इस बच्चों में एडक्टर टाइटनेस भी है, तो हमने दोनों फुट्स को बिल्कुल क्लब कर दिया है और ग्रेजुअली जो है हम लोग एडक्टर्स को रिलीज कर रहे हैं। और इस दौरान जो है हम बच्चों को फेशियल एक्सप्रेशन को भी नोट कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर हम ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और बच्चे के अंदर टेंडन रप्चर ना हो जाए। तो इसके लिए जो है हम बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशंस को डिनोट करते हैं और एडक्टर टाइटनेस को रिलीज करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है देते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का वो भी मेथड है, और ये जो मेथड है अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, तो ये जो है प्रोसेस जो है हम लोग एडॉप्ट करते हैं। इसमें एडक्टर जो है रिलीज हो रहा है, और जब एडक्टर रिलीज हो जाएगा तो इनका गेट पैटर्न जो है प्रॉपर चलेगा। बच्चे क्रॉस लेग करके नहीं चलेंगे और बच्चों का जो गेट होगा वो प्रॉपर होगा, मतलब उनकी वॉकिंग फेज जो है प्रॉपर होगी। तो यहाँ पे हमें टीए रिलीज करना है। अगर नी जॉइंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर है तो उसको रिलीज करना है। अगर हिप जॉइंट्स के पास एडक्टर में टाइटनेस है तो एडक्टर्स को रिलीज करना है। तो इस तरह से लोअर एक्सट्रीमिटीज को जो है हम लोग रिलीज करते हैं। यहाँ पे हमने एक आपको दिखाया था कि एक साइंस एंड सिम्टम्स में इसके जैसे हम इसको बैक दिखाएंगे। बैक जो है कंप्लीट जो है फोल्डेड है और आर्च की तरह है। इस आर्च को अगर हम लोग जो है अगर इसको हमें वेनिश करना है तो हमारे हैंड के पोजीशन जो है लोअर बैक पे होना चाहिए, और लोअर बैक पे होने से बच्चों को प्रॉपर पोजीशनिंग देना चाहिए। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि इनकी जो चेस्ट पार्ट है उस चेस्ट पार्ट पे प्रेशर ऐसा ना हो कि ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम्स है। तो ये चीजें जो है हमें, ये आप देखिए, वीडियो देखिए। हम अभी इसमें बच्चों को सिटिंग, बच्चे चूंकि बड़े हैं लेकिन अभी तक इसमें सिटिंग बैलेंस नहीं आई है, तो सिटिंग बैलेंस जो है हम लोग मैनुअल इनको करा रहे हैं। उसमें हमारा लेफ्ट साइड जो है बैक पे है, हमारा राइट साइड जो है इसके जस्ट माउथ के ऊपर है, और इस देखिए ये आर्चेज जो है बैक का है। और ये इसको अगर हम स्लाइटली प्रेशर लेफ्ट हैंड से देके और नेक के पास स्लाइटली मूवमेंट डालते हैं, प्रेशर इतना डालना है कि इनकी ब्रीदिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस तरह से हम लोग मैनुअल करते हैं। और बेस्ट पैटर्न जो है इनका सेरेब्रल पैल्सी सीपी चेयर पे जो है बेस्ट है। और सेरेब्रल पैल्सी में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि बच्चों में बैक सपोर्ट में बिल्कुल कंफर्टेबल पिलो यूज करते हैं, ताकि इनके जो एरियाज हैं वहाँ पे किसी तरह की रबिंग मूवमेंट ना हो, और उसका जो ऊंट प्रॉपर है, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे प्रॉपर नेकेट है या पतला सा कॉटन डाल के और उस कॉटन के साथ जो है पिलो डाल के बच्चों को सीपी चेयर पे जो है सिटिंग कराते हैं। सिटिंग कराने से इनका प्रॉपर नी ज्वाइंट जो है 90 डिग्री पे हो जाएगा, फुट रेस्ट हो जाएगा, बैक सपोर्ट हो जाएगा, और हैंड के लिए जो आगे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है सीपी चेयर का वो इसको यूज कराते हैं। अब इसमें जब यहाँ पे देखिए अपर एक्सट्रीमिटीज में इसके जो फोर आर्म है वो फोर आर्म लिमिटेड है। उस फोर आर्म को हम लोग इसके प्रॉक्सिमल जॉइंट एल्बो के पास जो है होल्ड कर रखा है, और राइट हैंड से हमने इनके रिस्ट जॉइंट को मूवमेंट करना है जस्ट अपोजिट द कॉन्ट्रैक्चर पार्ट। क्योंकि इसका सुपनेशन में जो है प्रॉब्लम है, तो सुपनेशन के लिए जो है फोर आर्म को होल्ड करके और फिर हम इसको मूवमेंट दे रहे हैं। अभी देखिए इसके पहले इसमें शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम थी, तो शोल्डर जॉइंट्स को हमने कंप्लीट रेंज ऑफ मोशंस में लाया विदाउट पेन फ्री रेंज। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे डेवलप करना है क्वाड्रिपोड पोजीशंस। क्वाड्रिपोड पोजीशंस में हम जनरली एब्डोमेन के नीचे एक राउंडेड बोल्स्टर या पिलो रखते हैं। पिलो रखने पे पिलो की शेप और साइज ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे अगर एल्बो के ऊपर अपने बॉडी को लिफ्ट करता है तो उसके अराउंडिंग उनका जो साइज और शेप है वो बोल्स्टर का होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इनको क्वाड्रिपोड को जो है डेवलप करते हैं, और ये चीजें हम लोग बैलेंसिंग बोर्ड पे भी जो है करते हैं और थेरेपी डिपार्टमेंट में भी करते हैं। इस तरह से हमने पेरेंट्स को ये 4-5 मेथड को जो है यूज कराया है। हिप्स के अंदर अगर टाइटनेस है, नी के अंदर टाइटनेस है, तो प्रोन लाइन पोजीशंस में, इस पोजीशंस में आप देखिए मैं हिप कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज कर रहे हैं, और ये जो मूवमेंट होती है बिल्कुल जेंटल मूवमेंट होनी चाहिए। और क्योंकि अगर जेंटल मूवमेंट हम नहीं करेंगे तो मसल्स के अंदर या टेंडन के अंदर कभी भी रप्चर हो जाएगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में
बच्चे का जो है एक्सरसाइज 1 वीक तक जो है ब्लॉक हो जाता है, जो इम्प्रूवमेंट हमारे पास आई होती है वो भी चली जाती है। तो ये मेथड हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं। दूसरा वीडियो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये हमारी आवाज आ रही है? अभी वीडियो आ रही है, वीडियो आप देखिए। ये हमारा पंडित दीनदयाल का ओटी डिपार्टमेंट है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। ये जनरली पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द इक्विपमेंट्स ओटी से रिलेटेड हैं। ये सब सारे हम लोग यूज करते हैं पीडियाट्रिक्स डिसऑर्डर्स के लिए, जिसमें सेरेब्रल पैल्सी एंड एनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक ASD, लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, तो उनको ये हम लोग सारी इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। उसमें ये ध्यान देना होता है कि जो हम असेसमेंट करते हैं, तो उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे इक्विपमेंट्स में हम लोग इवैल्यूएशन के पैटर्न पे जो है अप्लाई करते हैं। थर्ड वीडियो 2 मिनट्स मोर 1 वीडियो, उसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि एक वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने एक कैंप लगाया था, जिसको DD न्यूज चैनल ने कवर किया। और इसमें ये दिखाया गया है कि बच्चों का जो इन्वेस्टिगेशन या जो प्राइमरी टेस्टिंग हो रही है वो कैसे हो रहा है। इसमें डॉक्टर शेफाली गुलाटी हैं और इस तरह से जो ऑटिज्म्स के बच्चे हैं उस बच्चों को वो असेसमेंट कर रही हैं। असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपनी डायग्नोसिस के साथ उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में ओटी के लिए रेफर करते हैं। और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है पेरेंट्स को होम बेस्ड प्रोग्राम के लिए जो है इनकरेज करती हैं कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से घर में भी थेरेपी देंगे और एटलीस्ट आप वीक में एक दिन आप सेंटर पे भी जाएंगे। तो जो इस वीडियो के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके जितने भी CRCs DRCs हैं, ये सब सारी सुविधाएं जो है वहाँ पे उपलब्ध है। तो इसके माध्यम से बच्चों का होम बेस्ड प्रोग्राम जो है वहाँ के कंसर्न थेरेपिस्ट से आप ले सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्योंकि एसोसिएट प्रॉब्लम है तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखिए प्रॉब्लम आ रही है, और आइज की प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम्स हैं। तो उस कंडीशंस में सारे डॉक्टर्स की टीम जो है आइडेंटिफाई करके फिर प्रिस्क्राइब करते हैं और प्रॉपर डायग्नोसिस करके और कंसर्न रिहैब प्रोफेशनल्स के पास जो है रेफर करते हैं, जिसमें ओटी का एक अपना रोल होता है, PT स्पीच थेरेपी का अलग रोल होता है, और उसके बाद स्पेशल एजुकेटर का अलग रोल होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वोकेशनल, प्री वोकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जो है उनको हम लोग रिहैबिलिटेशन में फील्ड में लाते हैं और कंप्लीट रिहैब करते हैं। तो इस तरह से जो है ये आज का ये सेशन जो है हम आपको सेरेब्रल पैल्सी होम बेस्ड प्रोग्राम के लिए जो है आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमने आपके बीच अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर किया। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से आज के विषय पर प्रकाश डाला और निश्चित ही हम सभी प्रतिभागी आपकी इस विशेषज्ञता से ज्ञान अर्जित कर पाए होंगे और आपने अपने अनुभवों से वीडियो दिखाकर और अलग अलग तरीकों से हमें यह बताने का प्रयास किया कि हम विषय से संबंधित ज्ञान को किस तरीके से अर्जित कर पाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा
क्लिनिकल असिस्टेंट श्री अमित कुमार सर से कि अमित कुमार सर प्लीज आप आएं और आज के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर प्रतिभागियों के द्वारा कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों के उत्तर हमारे विशेषज्ञ से लेने की कृपा करें। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच ललित सर। सर एक पार्टिसिपेंट सर ये जानना चाहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन फॉर सीपी वी आर यूजिंग एनी डिफरेंट टेक्निक, कोई दूसरी टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम किसी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों का अर्ली इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो? जनरली अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो उनको हम लोग बेटर जो है थेरेपी दे सकते हैं, या उनका जो इंटरवेंशन है अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो अर्ली इंटरवेंशन जो है प्रॉपर वे में हो जाएगा। तो जनरली ये देखा जाता है कि पेरेंट्स को 3 मंथ 6 मंथ्स में पता चल जाता है कि उनके बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे वो बच्चे या पेरेंट्स फिर पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और पीडियाट्रिशियंस जो है फिर उनको प्रॉपर जो है रिहैब प्रोफेशनल्स के पास भेजते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि उनको लोकोमोटर प्रॉब्लम्स हैं, स्पीच एंड हियरिंग की प्रॉब्लम्स हैं या और कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो है वो कंसर्न प्रोफेशनल्स के पास, एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और जहां पे उनका जो है निदान होता है। और अगर मान लीजिए स्पीच लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो वो तो शुरू के मंथ में पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोकोमोटर पार्ट है जहां पे मान लीजिए उनके पार्ट बॉडी डिफॉर्मिटी है या आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, आई कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे बेस्ट है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास वो आएंगे और ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपनी थेरेपी के माध्यम से पेरेंट्स को और बच्चों को एजुकेट करेंगे। हेलो जी हेलो, धन्यवाद सर। सर थैंक यू। हेलो जी 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 थैंक यू सर। मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ सर, डायरेक्टर सीआरसी त्रिपुरा सर। जी 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 सर मैं आपका लेक्चर बहुत ध्यान से सुना सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल लेक्चर है सर सभी प्रोफेशनल्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी सर। और मैं आपका लेक्चर बहुत ध्यान से सुना और मेरा मन में कुछ क्वेश्चन है सर, मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी जो कोशिश करूंगा। नहीं सर, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत सीनियर फैकल्टी हैं सर हमारे हिंदुस्तान के सर, आप हमारे हिंदुस्तान के आन बान शान हैं सर। नहीं हम क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं सर कि जैसे आपने काजेज बताया कि एसटीडी से हो सकता है, ड्रग्स से, एडिक्शन से, डिफरेंट टाइप से काजेज से सीपी बच्चे होते हैं, और ये बात सही भी है। तो अभी हम ये पेंडेमिक का दौरान चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो इस समय के अगर बच्चे पैदा होंगे तो कैसे होंगे, क्या इसका पेंडेमिक का असर रहेगा कोविड-19 का? जैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है, हम सुनते हैं कि अभी भी वैसे बच्चे पैदा होते हैं, उनको क्रोमोसोम में डिस्टर्ब होने की वजह से हुआ। तभी हम ये जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका ओटी यूनिट बहुत अच्छा, मैं भी विजिट किया हूँ सर दिल्ली में 2019 में, मैं आपके परमिशन से ही विजिट किया था, आपके गेस्ट हाउस में था। तो हम ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो कोविड है, बच्चे सेंटर में आ नहीं सकते हैं और हम ऑनलाइन से थोड़ी टेक्निक हमारे प्रोफेशनल बताते हैं कि आप ऐसे थेरेपी कराइए, लेकिन उस तरह की कुछ किट्स नहीं, जैसे हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का किट्स होता है, स्पेशल एजुकेटर बना के दिए रहते हैं घर में, पेरेंट्स भी सिखाते हैं, गाइड भी करते रहते हैं और इतना ट्रेंड उनको कर देते हैं कि कुछ वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पेरेंट्स और सिबलिंग खुद बनाते भी हैं। तो हम सीपी बच्चों के रेफरेंस में जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका मामला बहुत नाजुक होता है। तो क्या ऐसे पेरेंट्स को कुछ टिप्स बताइए जो कि मटेरियल्स डेवलप करें जो बच्चों को घर में पढ़ाएं। हम टेक्निक तो ऑनलाइन बता देंगे, हमारे बहुत एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हिंदुस्तान में हैं, हमारा एनआई और हमारा सीआरसी बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है। तो हम इस 2 क्वेश्चन का सर जवाब आपसे चाहते हैं। थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अभी का जो पेंडेमिक है, तो उस पेंडेमिक में एक साइंटिफिक क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो अभी रिसर्च चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, तो उसमें मैं मतलब जवाब देने के बाद हमारे जेपी गुप्ता साहब हैं, लाइन पे हैं, मैं देख रहा हूँ, शायद वो भी जो है इस पे प्रकाश डालेंगे। चूंकि ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक में अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि अब 2 साल से ऊपर 18 साल तक के बच्चों में भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है वैक्सीनेशन का, लेकिन जो अभी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो डिलीवरी हो रहे हैं, तो उनमें अभी इस तरह की कोई बातें देखने में नहीं आई है। रिसर्च के बाद में पता चलेगा कि 2020 के फरवरी से लेके या जनवरी से लेके जो भी बच्चे अभी हुए हैं,
तो वो एक रिसर्च बेस्ड है कि उनमें पेंडेमिक का क्या असर पड़ा है। तो एज रिहैब प्रोफेशनल्स हम इस चीज का इतना अच्छा से जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज बोलना ये गलत होगा। बाकी जेपी साहब बैठे हैं और मैं उनको भी उनसे भी जानना चाहूंगा कि ये जो अभी बच्चे हैं, जो बच्चे अभी न्यूनेटल बर्थ में हैं, उन पे पेंडेमिक का क्या असर पड़ेगा, पहला। दूसरी बात, आपने बोला कि पेरेंट्स के लिए जैसे आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हो, तो उसी तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बिल्कुल कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है, सोशल जस्टिस जो पहले वेलफेयर मिनिस्ट्री हुआ करती थी, वो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाती थी। और उस चीज को जैसे हम लोग एडक्टर टाइटनेस को फिजियो बॉल पे कराते हैं, तो हम लोग गांव में झूले के सहारे जो है, जैसे वेस्टिबुलर एक्सरसाइज है, इस तरह की सारी चीजों को मॉडिफाई करके जो है हम उनको पेरेंट्स को बताते हैं। जो मान लीजिए अर्बन एरिया में है, जो रूरल में है, दोनों के लिए जो है अलग अलग तरह का, जैसे आजकल मान लीजिए गवर्नमेंट के हिसाब से पार्कों के बीच में झूले का जो है सिस्टम्स है, सेंसरी इंटीग्रेशंस को अगर मान लीजिए वहां पे यूज करना है तो उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हर चीजें जो मॉडर्न चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को शोल्डर स्टिफनेस है तो हमारे यहाँ शोल्डर व्हील है, लेकिन घर में कट्टे की मशीन है, या जो लेडीज जो है वो चाक चला के जो गेहूं निकालती है, तो हर चीज का मॉडिफिकेशन है। कम्युनिटी लेवल पे ये चीज पहले चलती आ रही है, और हम लोग आजकल खासकर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं या होम मैनेजमेंट बताते हैं, तो वो सारी चीजें बताते हैं जो हम अपने डिपार्टमेंट में कराते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट में उनको थ्रू एक्टिविटीज कराते हैं, वहां पे उनको हम लोग असिस्टिव मतलब मॉडिफाई, जैसे होम मॉडिफिकेशंस आपको बताया ना, उसी तरह से हम लोग एडेप्टिव डिवाइस के साथ जो है उसको यूज करते हैं और उस इक्विपमेंट्स को उनके लायक बनाते हैं। तो मैं जेपी साहब से निवेदन करूंगा कि सर, जो राजेश जी ने वो क्वेश्चन पूछा पेंडेमिक वाला, जो न्यू बॉर्न है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आप उस पर कुछ प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं भी उसी नाव में बैठा हूँ जिस नाव में आप बैठे हैं। थैंक यू। मगर सवाल जो किया है वो बहुत अच्छा है, उसमें somebody is presenting। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, मुझे आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक हो गया। अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी कि एक बच्चे ने 8 दिन के अंदर कोरोना को हराया। ही वाज बॉर्न विद कोरोना और 8 दिन में वो रिकवर हो गया। तो पेंडेमिक इससे पहले भी आए हैं, बर्ड फ्लू आते हैं, डेंगू आते हैं, तो वो अफेक्टेड भी हो सकता है इस कोरोना से। जो मतलब गर्भ में बच्चा है वो अफेक्टेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज ही आया है कि माँ जो है कोरोना वायरस में थी और उसने नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया है। तो कोई पक्का नहीं है, निश्चय नहीं है कि वो बच्चा कोरोना पीड़ित होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एक आखिरी प्रश्न सर और भी है सर, एक प्रश्न जी। अगर 14 साल के बच्चों को क्या एक एडीएसडी का 14 साल का बच्चा है जी, क्या उसे ऑक्यूपेशन थेरेपी ललित जी, अमरोहा से एक सवाल पूछा है कि अगर सेरेब्रल पल्सी के साथ में कोई बच्चा दृष्टि बाधित है तो क्या उसको घर पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जा सकती है और कैसे? हाँ, ये चूंकि विजन की प्रॉब्लम है तो उनको दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पेरेंट्स को उस तरह से एजुकेट करना पड़ेगा कि अगर वो कम्युनिटी में है और हमारे सेंटर पे अगर हो सके तो एक बार आ जाए तो कंप्लीट हम उनको होम बेस्ड प्रोग्राम जो है बता देंगे और उसको पेरेंट्स जो है अप्लाई करें और उस शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करे, फिर हमारे इंस्टीट्यूट में आए या नियर बाय अगर सीआरसी लखनऊ चला जाए अमरोहा का या आईपीएच आ जाए तो उनको शॉर्ट टर्म करके जो है हम लोग गोल बताएंगे और अगर वो अचीव कर लेते हैं तो फिर अगला गोल बताएंगे। लेकिन वो कर सकते हैं, ओटी कर सकते हैं घर पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी अमित, आप कुछ कह रहे थे? धन्यवाद सर। सर, एक 14 ईयर ओल्ड एडीएसडी चाइल्ड है, क्या इस पे ऑक्यूपेशन थेरेपी स्टार्ट कराई जा सकती है इस बच्चे के लिए? हाँ, अगर उनको मान लीजिए हम ओटी इवैल्यूएशन करते हैं तो एडीएसडी की जो भी बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक है उसको बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं? धन्यवाद सर। एक और लास्ट जी एक क्वेश्चन है सर, सीजरिंग गेट के लिए कौन सी एक्सरसाइज कराई जा सकती है सर घर पे? एक पार्टिसिपेंट जानना चाहते हैं सीजरिंग। देखिए
सीजरिंग गेट है, तो सीजरिंग गेट का मीन्स होता है कि उनका एडक्टर जो है टाइट होगा। एडक्टर मसल जो होता है, जो हिप्स के साथ होते हैं, वो टाइटनेस के कारण जो है क्रॉस लेग हो जाते हैं। क्रॉस लेग को हम लोग ग्रेजुअली जो है बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज से दोनों को पहले सेपरेट करेंगे। तो जब बच्चे मान लीजिए बिल्कुल छोटा है, तो हम लोग लैपिंग, मतलब जो माँ के गोद में बच्चे होते हैं, दोनों पांव बाहर होते हैं, उनका नेक जो है माँ के सपोज शोल्डर पे होते हैं, तो ये एक पैटर्न तो करते हैं। साथ साथ एक हमने पीनट बॉल अभी दिखाया, उस तरह का बॉल या एक बॉलस्टर ले ले। घर में अगर बॉलस्टर नहीं है तो कम्युनिटी लेवल पे हम लोग जैसे गद्दे को फोल्ड करके और वो बच्चे की जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग दोनों पाँव को सेपरेट करके और वो ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। कि जैसे मान लीजिए इनिशियली हमने 2 मिनट उनको दोनों लेग को सेपरेट किया और उनका जो लेग है या फिट जो है वो प्रॉपर जो है कांटेक्ट में होना चाहिए, अर्थ के कांटेक्ट में होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे उनके एडक्टर को खोलेंगे। ये विधि अगर हम करेंगे, एडक्टर थोड़ा लूज हो जाएगा तो फिर हम उसको गेट ट्रेनिंग कराएंगे। लेकिन पहले एडक्टर टाइटनेस को रिलीज करना होगा। एडक्टर टाइटनेस जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक उनका सीजर गेट रहेगा। धन्यवाद सर। मैं आगे चाहूंगा सर कि अगर समय का अभाव न हो तो मैं एक क्वेश्चन और है, हाँ, कोई बात नहीं, रिलेटेड नहीं है। जी कोई नहीं। ब्लाइंड ऑटिस्टिक चाइल्ड है जी, और जिसकी रॉकिंग पैटर्न है, बैठ करके बच्चा रॉकिंग करता रहता है, तो मतलब इस बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? क्योंकि वो वॉक नहीं कर पा रहा है, तो हम इस रॉकिंग बिहेवियर को सर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? नहीं, ऑल द टाइम वो रॉकिंग करता रहता है, क्योंकि जो ऑटिज्म में होता है वो एक्सेस भी होता है या डल भी होता है, या तो ज्यादा होता है या कम होता है। यस सर, मैं जो बिहेवियर है क्या वो यूज्ड टू है, मतलब रॉकिंग ज्यादा करता है। अकॉर्डिंग टू सर पार्टिसिपेंट जो क्वेश्चन डाला, यूजुअली वो रॉकिंग सिटिंग में रॉकिंग करता रहता है। रॉकिंग करता रहता तो उनको डाइवर्जनल थेरेपी के द्वारा, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम रॉकिंग ना करके अगर उनको मान लो म्यूजिक में या किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो उनको डाइवर्ट कर सकते हैं कि वो रॉकिंग बिहेवियर को कम करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे के क्रम में हम सर धन्यवाद ज्ञापन करके इस प्रोग्राम का औपचारिक, हाँ बताइए सर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। सर मेरा एक स्टूडेंट है जो ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी का है, और उसके लिए मुझे सर से थोड़ी हेल्प चाहिए थी कि उसकी लेग्स तो बिल्कुल मतलब नहीं वर्किंग है, मतलब वो चलता है लेकिन सपोर्ट में फिर वो जैसे स्टेयर्स उतरता है तो मतलब फिर थोड़ी देर बाद वो गिर भी जाता है। तो और जैसे मुझे उसको अगर जैसे बस में मैं उसको पिकनिक पे ले गई थी तो मुझे बस में सपोर्ट करना पड़ा, लाइक मुझे उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है, तो वो कौन सी एक्सरसाइज मैं सर उसे करा सकती हूँ? देखिए, डीएमडी आपने बताया, डिस्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डिस्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जनरली क्या होता है, जो काफ मसल्स होता है वो हाइपर हो जाता है, मीन्स में हाइपरट्रोफी जो है काफ मसल्स की होती है। और आप अगर उनको थोड़ा सा होगा, गोवर साइंस उनका क्या है, गोवर साइंस अगर पॉजिटिव है, गोवर साइंस मीन्स अगर हम बच्चों को कंप्लीट अगर मान लीजिए जमीन पे लिटाते हैं और वो उठते समय 3-4 पैटर्न के बाद उठते हैं, तो गोवर साइंस अगर पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशंस में हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल्स को इंप्रूव करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, ये इस बच्चों को अगर आप पैसिव एक्सरसाइज कराएंगे, पैसिव के बाद अगर एक्टिव कराएंगे, एक्टिव असिस्टिव कराएंगे, तो इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि आपने बोला कि उनको बस पे चढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनकी लेग पैटर्न्स जो है, लेग पैटर्न्स मीन एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर में वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कि जो प्रॉपर हिप्स की मूवमेंट्स हैं, जो हिप का फ्लेक्शन पार्ट है, तो जब तक उस फ्लेक्शन पार्ट को हम इंप्रूव नहीं करेंगे, रेंज ऑफ मोशंस को या मसल्स पावर को इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक वो स्टीयर क्लाइंबिंग मींस जो वो गाड़ी में अगर चलता है या स्टेपिंग करता है तो उस लेग, वो जो डिस्टेंस होता है 2 लेग्स के बीच में, वो नहीं खोल पाएगा। तो हम लोग जनरली उसको पहले पैसिव, फिर एक्टिव असिस्टिव, ये 3 पैटर्न पे एक्सरसाइज कराइए तो उससे फायदा हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या सीआरसी लखनऊ या दिल्ली आ सकते हैं, तो उस बच्चों को या उस बच्चे के पेरेंट्स को भेज दीजिए, मैं उनको कंप्लीट होम मैनेजमेंट बता दूंगा। और डीएमडी जो है उसमें मैंने बहुत सारे डीएमडी पेशेंट्स को देखा है, इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर थेरेपी आप ले रहे हो तो इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से
आप अमित जी से, संतोष जी से आप नंबर ले सकते हैं, सीआरसी लखनऊ का भी, आईपीएच का भी ले सकते हैं, और हम उनको पेरेंट्स को अच्छी तरह से होम प्रोग्राम बता देंगे। सर मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आईपीएच दिल्ली के लिए मतलब कांटेक्ट बहुत बढ़िया। जब आप दिल्ली से बिलोंग्स करते हैं तो पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट बिल्कुल आईटीओ पे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अपोजिट में है, तो आप आ सकते हैं। पेरेंट्स को भेजा था जी, पेरेंट्स को भेजा था, लेकिन वो पेंडेमिक का स्टार्टिंग था, तो शायद वो एंटरटेन नहीं हो पाए थे उस टाइम पे। तो कोई नहीं, जस्ट वेट, और हमारा नंबर दे दीजिए, हम उनको वीडियो के माध्यम से हम उनको होम मैनेजमेंट बताएंगे, टेली रिहैब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा सारे पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि जो हमारा सीआरसी का जो नेक्स्ट वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे सीआरसी का फेसबुक अकाउंट है, वहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारे सीआरसी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमारा ट्विटर अकाउंट है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा यूट्यूब अकाउंट है, इन सभी जगह से हमारा नेक्स्ट वेबिनार का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप लोग सारे पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि कृपया वो रेगुलरली हमारे फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करते रहें, ताकि उनको आने वाले हमारे वेबिनार, ऑनलाइन ई ट्यूटोरियल वीडियो की जानकारी उन्हें मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच सर। मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा जी सर। आज के इस प्रोग्राम के लिए जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सीआरसी डायरेक्टर रमेश सर ने दिया है, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ कि मैं उनके लिए और उनके टीम के लिए, खासकर जो इनिशिएट संतोष जी ने किया, संतोष जी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर क्या एक प्रोग्राम हम रखना चाहते हैं, तो हमने 1 मिनट भी देर नहीं लगाई, हम बोले कि कोई भी डेट आप ले लेना, और इस प्रोग्राम के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सीआरसी लखनऊ से संतोष जी, अमित जी, मुकलेश जी, गणेश जी, जो भी जितने लोग हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जो सीआरसी आज कर रही है, मैं समझता हूँ कि जितने भी सीआरसीज हैं उसमें वो वन ऑफ द बेस्ट सीआरसी है जो इस तरह से वेबिनार जो है कर रहे हैं, और वहाँ के जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स स्टाफ हैं या कलर्कियल स्टाफ्स हैं, वो हमारे डायरेक्टर्स को इस तरह से जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं रमेश जी की टीम, संतोष, अमित, मुकलेश को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, और स्पेशली मैं जो आज इस प्रोग्राम में फेसबुक के थ्रू या ये वेबिनार के थ्रू जितने हमारे सीनियर्स, जेपी गुप्ता साहब या और जितने सीनियर्स हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि हम आपसे फ़ोन पे कभी कभी बात करते रहते हैं, या जहाँ पे आप प्रोग्राम होस्ट करते हो उस प्रोग्राम को मैं अच्छी तरह से सुनता हूँ। आपसे बहुत कुछ मुझे पिछले 10, 12, 15 साल में सीखने को मौका मिला है, तो उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा डायरेक्टर आईपीएच मैडम अस्मिता जयवंत का, जिन्होंने मुझे परमिट किया और आज मैं आपके सामने ये प्रोग्राम को संपन्न कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद ज्ञापन लास्ट सीआरसी की तरफ से भी सर धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जी 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 जी। तो मतलब थैंक्स टू सीआरसी लखनऊ फॉर चूजिंग दिस टॉपिक, उन्होंने इस विषय का चयन किया, एंड हेड्स ऑफ टू ललित जी कि इतना कम्प्रिहेंसिव, राइट फ्रॉम व्हाट इज सीपी क्या है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, मतलब एक होलिस्टिक व्यू आपने हमारे को सेरेब्रल पल्सी का दे दिया। थैंक यू सर। जो जितने भी लोग बाग यहाँ पर हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट 250 तक पहुँच गए थे, उन सभी को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। ललित जी, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर। बस आपके बच्चे हैं, आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सर। और आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ सर। धन्यवाद ज्ञापन सीआरसी। सर मेरी एक क्वेरी है सर। जी सर मेरी एक क्वेरी है सर, मेरा बेटा है 10 इयर्स का, सीपी में है जी सर। वो मतलब ही इज अनेबल टू वॉक सर, अभी उसकी वॉकिंग नहीं आई क्योंकि वो तो उसका लेफ्ट साइड अफेक्टेड है सर। मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि सर ये मतलब फिट्स आ रहा है अभी बच्चे को, तो क्या सर सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, पहले ये देखना पड़ेगा कि उनको टीए टाइटनेस, आप जो कह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि इन्फेंटाइल हेमिप्लीजिया है विद सेरेब्रल पैल्सी, तो वो एक बार आप नियर अबाउट टू सीआरसी लखनऊ आईपीएच कहीं भी एक बार आप एग्जामिन करा लीजिए। और जनरली एडवाइस की थी सर, तो लेकिन सर इसको फिट्स आ रहा है, तो मैं क्या रिकमेंड कर सकती हूँ क्या? हाँ, आप एक बार जो है ऑर्थो सर्जन से एक बार राय ले सकते हैं, और साथ साथ जो है पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जन को भी आप दिखा सकते हैं। फिट्स कंट्रोल अगर हो जाता है तो आप सर्जरी करके जो मसल्स या टेंडन्स हैं उनको आप रिलीज करवा सकते हैं। तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले लीजिए।
तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये जरूरी है आगे की गतिविधियां के लिए या आगे की वॉकिंग के लिए, आगे की लाइफ स्टाइल्स के लिए ये जरूरी है कि उनका सर्जरी होना जरूरी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद ज्ञापन में सबसे पहले मैं सर सीआरसी लखनऊ के निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिनका समय समय पर मिलता हुआ मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को सफल बनाता है। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आज के हमारे रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन श्री ललित नारायण सर, डिप्टी डायरेक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली एवं सीनियर फैकल्टी ऑक्यूपेशन थेरेपी, जिन्होंने आज अपने नॉलेज के भंडार से हमारे बीच सरल और सहज भाषा में सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर दी गई जानकारी सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी उपयोगी रही। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। साथ ही मैं ये भी एक हमारे ललित सर हमारे गुरुजन भी है, इसके लिए सादर नमन और प्रणाम सर, धन्यवाद सर। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ इस वेबिनार में उपस्थित सारे वरिष्ठ जनों का, जैसे सीआरसी त्रिपुरा के डायरेक्टर जगदीश सर, नसीम अहमद सर का, और हमारे साथ जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके साथ जुड़े हुए उनके पेरेंट्स और उनके साथ जुड़े हुए सारे प्रोफेशनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का, जिनके उपस्थिति के बिना इस कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं रखी जा सकती, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे सीआरसी लखनऊ के सारी टीम मेंबर का, सारे ऑफिशियल्स का, जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमें सपोर्ट मिलता रहा है और इस तरह के प्रोग्राम को करते आए हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे आईटी टेक्नीशियन का, जो लगातार 24 घंटे सर्टिफिकेट बनाने और वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में कार्यरत है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ललित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह का वेबिनार लगातार सीआरसी करता रहेगा, आप लोग का आशीर्वाद है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।